चैनल जैसा कि मैं आज आप लोग के लिए सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन या जितने भी आपके क्वेश्चन विथ आंसर हैं एंड गाइस, जिसमें हर तरह के आपको पहले इसको बेसिक पढ़ना होगा, ठीक है। इसमें सिंधु सभ्यता के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। आप लोग जानते होंगे सिंधु सभ्यता के बारे में एंड गाइस, हाँ CHS SSC MTS हर किसी न किसी एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत ही सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए गाइज, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पहले क्या है दोस्तों, आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास में हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। इस भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानते हैं, यानी कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता। ये पहला ही क्वेश्चन आपके बनता है, ठीक है। इसके साथ यह विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। विश्व की बाकी 3 प्राचीन सभ्यताओं कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, हर किसी न किसी देश या विश्व का सभ्यता होता है प्राचीन, तो वही चारों में से हम एक लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। 3 और है, नील नदी की सभ्यता जो कि मिस्र में पड़ता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता एंड चीन की सभ्यता, ठीक है। लेकिन हम लोग को यही मतलब है केवल सिंधु घाटी सभ्यता से, इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। गाइड, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले वैदिक काल के ही सबसे प्राचीन माना जाता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले वैदिक काल को कैसा माना जाता था, प्राचीन माना जाता था। लेकिन जब भारत में अंग्रेजों के समय इस सभ्यता के स्थल खोज आरंभ हुई तो फिर इसे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी गई। लेकिन जब इस स्थल का खोज हुआ ना, तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता, नहीं तो इससे पहले किसको माना था, वैदिक काल वाले को माना था। लेकिन इसके वैदिक काल के पहले ही बहुत सारे सामान मिले, मतलब उससे पुराना, इसी कारण इसको प्राचीन सभ्यता भी कहा गया है। जैसे कि बहुत तरह क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सिंधु सभ्यता घाटी खोज, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता काल कितना था, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव, विदेशी मत, भारतीय मत, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य स्थल, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यानी कि जितने भी देश हैं हर किसी न किसी देश में थे, ठीक है, जो पहले। और क्या क्या सामान मिले, ईट दरवाज़ा, जल निकासी, शौचालय, सामूहिक भवन, हर चीज़ इसके बारे में बताया जाएगा, जो कि आपको सिंधु घाटी की सभ्यता में थी। चलिए गाइस, यहाँ पे दिया हुआ है आपको। 1826 में एक ब्रिटिश यात्री, इसका नाम था चार्ल्स मैसन। ब्रिटिश यात्री था कब, 1826 का नाम क्या था, चार्ल्स मैसन। वो पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि उस समय कोई पाकिस्तान नहीं था, यह सारे क्षेत्र भारत का हिस्से था। यानी कि वो पहले कहाँ था, पाकिस्तान तो अब न हुआ है, बंटवारा होने के बाद ना इंडिया और पाकिस्तान, नहीं तो सब पहले कहाँ का क्षेत्र था, भारत में क्षेत्र था। हम बस आपकी समझ के लिए आज के क्षेत्रों के नाम के हिसाब से समझा रहे हैं, ठीक है। जब चार्ल्स मैसन 1826 में पाकिस्तानी क्षेत्र की यात्रा के लिए गए, तब उन्हें वहां हड़प्पा क्षेत्र के कुछ हिस्से में मिले और उसके बारे में उन्हें थोड़ी जानकारी प्राप्त हुई। यानी कि 1826 में पाकिस्तान क्षेत्र में हो गया ना, तो उनको क्या, हड़प्पा के क्षेत्र के बारे में उनको कुछ जानकारी प्राप्त हुआ। देख लीजिए, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका बनता है क्वेश्चन में, चार्ल्स मैसन 1826। अनुमान उस क्षेत्र में कोई विषय बता रही होगी, लेकिन कोई स्पष्ट उनके द्वारा कुछ नहीं बताया गया। चार्ल्स मैसन के द्वारा नैरेटिव ऑफ जेनियस नामक एक पत्रिका भी निकाली गई। उनके द्वारा एक पत्रिका निकाली, इसका नाम क्या है, नैरेटिव ऑफ जर्निस, जिसमें इन्होंने इस घटना का वर्णन किया था। फिर धीरे धीरे यह घटना फैलना शुरू हो गई, ठीक है। इसके बाद 1856 में कराची और लाहौर के बीच एक रेल पथ का निर्माण कार्य चल रहा था। यानी कराची और लाहौर के बीच कब, 1856 में। और क्या काम चल रहा था, तो रेल पथ का, जिसमें 2 इंजीनियर जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन बना रहे थे। इन्हें बर्टन बंधु के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, राइट बंधु हैं जो कि एरोप्लेन का आविष्कारक है, उसी प्रकार यहाँ पे जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, क्या बर्टन बंधु कहा जाता है, याद रखिएगा। कराची और लाहौर के बीच में 1856 में रेल पथ का निर्माण चल रहा, जिसमें 2 इंजीनियर थे जिनका नाम था जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, ठीक है, जिन्हें बर्टन बंधु के नाम से आता है। गाइस, यहाँ पे है, जब इन बर्टन बंधु के नेतृत्व में रेलवे लाइन का निर्माण का कार्य चल रहा था, तब उन्हीं क्रम में आसपास के क्षेत्र में कई ईंटें प्राप्त हुए, यानी कि बहुत तरह की ईंटें प्राप्त हुए। उन्हें इन ईंटों को अपने इस रेलवे लाइन के लिए इस्तेमाल कर लिया था। तब इन्हें लगा था कि यहाँ पहले कोई भवन रहा होगा, लेकिन इन्हें यह पता नहीं था कि ईंट किसी सभ्यता का हिस्सा। इन्होंने इसके बारे में कुछ ढूंढने का प्रयास भी नहीं किया। तो इनको ऐसा लगा कि कोई पहले ऐसा रहता होगा यहाँ पे, पर ये ज़्यादा प्रयास नहीं किए, ठीक है। इसके बारे में अपना काम से काम मतलब किए। जिस व्यक्ति ने सभ्यता के संबंध में सबसे पहले खोज करने का प्रयास किया था, वे थे अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम, याद रखिएगा।
ब्रिटिश से भी जो आए थे ना 1826 में, वो भी क्या खोज के लिए नहीं आए थे, वहाँ बस अपना घूमते फिरते इधर से आए थे। लेकिन पहले खोज करने का प्रयास किए थे वे तो अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, जिन्हें भारत के पुरातात्विक विभाग का जनक भी कहता है। ये क्वेश्चन यहाँ बनता है, भारत के पुरातात्विक विभाग का जनक किसे कहते हैं, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। और अलेक्जेंडर कनिंघम ऐसा व्यक्ति थे जो कि सभ्यता के बारे में पहले खोज करने का प्रयास किया। इन्होंने इन क्षेत्रों को का 1853 से लेकर 1856 तक कई बार दौरा किया, परंतु इन्हें भी उस समय कोई बड़ी सफलता इस संबंध में प्राप्त नहीं हुआ। विश्व सभ्यता के संबंध में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दे पाए थे। वे अपना कोशिश किए 3 सालों तक 1853 से 1856, लेकिन उनको कुछ मिला भी नहीं, तो इसी कारण उस समय कोई जानकारी उतना नहीं हो पाया। इसके बाद 1921 में भारत पुरातात्विक विभाग के प्रमुख सर जॉन मार्शल थे। इनके नेतृत्व में इन क्षेत्रों में खुदाई का कार्य आरंभ हुआ था। भारत के पुरातत्व विभाग के प्रमुख सर कौन थे, जॉन मार्शल, और इन्हीं के नेतृत्व में क्या होता है, क्षेत्र में खुदाई का कार्य होना स्टार्ट हो गया था। इस खुदाई के कार्य का नेतृत्व 2 भारतीय व्यक्ति संभाल रहे थे, जिनका नाम था दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। दयाराम साहनी जी को राय बहादुर दयाराम साहनी के नाम से आता है। देखिए, खुदाई के कार्य के लिए 2 व्यक्ति संभाल रहे, ठीक है, जिनका नाम क्या था, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने, ठीक है। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं दिया है लेकिन मैं बता दिया। और दयाराम साहनी को अलग नाम से क्या रहता है, राय बहादुर दयाराम साहनी, साहनी के नाम से याद रखिएगा। इस क्रम में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा क्षेत्र की खोज हो गई और राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो क्षेत्र की खोज कर दी गई। देखिए, मैंने जो बात बोला ये आ गया। और ये क्वेश्चन बहुत ही बार CGL में, CHSL में, MTS में आपके पूछे हैं फाइनल एग्जाम में, इसलिए इसको छोटा नहीं समझे, इग्नोर नहीं करें और ध्यान से पढ़ें। दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा क्षेत्र की खोज हुआ, ठीक है। और राखल दास बनर्जी किसको, मोहनजोदड़ो को मोहनजोदड़ो खोज किसने किया, राखल दास बनर्जी। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभिक खोजकर्ता के रूप में इनको देखा जाता है। तो इस प्रकार आपको सिंधु घाटी के बारे में जानना स्टार्ट हो गया शुरू बारे में। अब नेक्स्ट है, इस सभ्यता की खोज में सबसे पहले हड़प्पा क्षेत्र की खुदाई करी गई थी और वर्तमान में यह क्षेत्र पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंतर्गत आता है। यानी कि यह सभ्यता की खोज सबसे पहले कहाँ, हड़प्पा क्षेत्र में खुदाई की गई और वर्तमान में क्षेत्र पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंतर्गत आता है। कहाँ पे आता है, पाकिस्तान में, सिंध के अंतर्गत। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या था, यानी कि इसका पूछे काल, यानी कि समय कितना से कितना तक था। तो इस सभ्यता के पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत दोनों ही प्राप्त हुए, परंतु इसके साहित्यिक स्रोत को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका, इसलिए इस काल को पुरातात्विक स्रोत पर आधार पर बताया गया है, ठीक है। इसी कारण की वजह से इसके काल को लेकर अलग अलग किसका मतभेद अलग अलग, यानी कि इसका जो समय था ना, वो भी सभी लोग कन्फर्म में नहीं थे, तो सब लोग का अलग अलग मत था। तो आगे आते हैं, पता चलेगा ऐसे भी। जैसे सर जॉन मार्शल जिनके समय उन्होंने ऊपर चर्चा की थी, उनके अनुसार घाटी सभ्यता काल 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक। किन के अनुसार, जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2750 तक। एक तकनीक जिसका नाम कार्बन 14 से कार्बन होता है, इसके माध्यम से किसी जीवाश्म की आयु का पता लगाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जीवाश्म की आयु का पता कैसे लगाया जाता है, तो कार्बन डेटिंग के द्वारा। तो इस तकनीक के हिसाब से सभ्यता काल 2300 से 1750 ईसा पूर्व तक बताया गया और DP अग्रवाल के द्वारा इस तकनीक को सबसे ज़्यादा श्रेय दिया गया था। पूछा जाएगा इस तकनीक का सबसे ज़्यादा श्रेय किससे दिया जाता है, तो DP अग्रवाल को। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट बात है। और जैसा कि बता दो कि कई आप लोग अलग अलग लेंगे ना, तो सभी जगह अलग मिलेंगे, किसी में मिलेगा 2417 ईसा पूर्व, किसी में 2350 से 1750 ईसा पूर्व। आप लोग एक चीज़ हमेशा ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, 2350 से 1750 तक ईसा पूर्व रहेगा तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को काल के 3 चरणों में विभाजित किया जाता था, ठीक है, किया गया था। चलिए बातें हैं कौन कौन है। जैसे गाइस, फर्स्ट है प्रारंभिक चरण, जिसका टाइम था 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक, ठीक। अब द्वितीय में आते हैं 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक। अंतिम चरण आपका था 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व से। आपको पता ही होगा ईसा पूर्व में यानी कि बैक से होता है, जैसे 22 होता है ना, तो हम पीछे से आएंगे 21 से 22, ठीक है। 22 से 21 2000 के बाद होता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, ठीक है। इस सभ्यता के मुख से 3 नाम देखने को मिलते हैं, आते हैं कौन कौन, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु एवं सरस्वती सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता।
3 गो नाम है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु एवं सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या है। यह सभ्यता के बहुत सारे स्थल सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुए, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया है, ठीक है। यह सभ्यता बहुत सारे स्थल सिंधु नदी किनारे प्राप्त हुआ है, इस कारण सिंधु घाटी को सभ्यता नाम दिया गया। अब नेक्स्ट है गाइस सिंधु एवं सरस्वती सभ्यता। अब सरस्वती क्यों नाम होगा, बाद में कुछ स्थल सरस्वती नदी किनारे प्राप्त हुए, इसलिए नाम इस सभ्यता को दिया गया, परंतु यह नाम कुछ इतिहासकारों के मध्य उपयोग में लाया गया। इस नाम किसी किताब में बहुत कम प्रचलित है, यानी कि जो सिंधु एवं सरस्वती सभ्यता है ना, बुक में बहुत ही कम पढ़ने को मिलता है, आपको मोबाइल पे या नेट के थ्रू जानकारी प्राप्त होगी। और बता दें, क्या पता एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन आ गए तो पूछ सकता है कि सिंधु एवं सरस्वती, सिंधु घाटी का नाम सरस्वती सभ्यता क्यों पड़ा, तो क्योंकि कुछ स्थल जो था ना सरस्वती नदी किनारे प्राप्त हुआ, इसी कारण इसका नाम सरस्वती सभ्यता पड़ा। अब गाइस नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता। इतिहास में जब भी किसी सभ्यता की खोज हो गई तो उसके नामकरण में कोई परेशानी आए तो सभ्यता के जिस क्षेत्र की खुदाई सबसे पहले की जाती थी उस क्षेत्र में सभ्यता का नाम रख दिया था, इसलिए इस सभ्यता का नाम दिया गया था। इस सभ्यता को लेकर यह नाम बहुत ज़्यादा परिचित है और उस पर लग जाता है, इसका उपयोग में लाता है। जैसा कि आप लोग बुक में पढ़ेंगे ना तो बहुत ही बार पूछा है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो उस जगह का नाम था जहाँ पे खोजा गया था ना, उसी जगह का नाम था हड़प्पा, जिसका इसका नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके बारे में ऊपर चर्चा की थी। सबसे पहले इस सभ्यता की खोज हड़प्पा क्षेत्र की खुदाई हुई थी, यानी कि क्वेश्चन पूछ सकता है ना सभ्यता की खोज में खुदाई मतलब कि क्या बोलते हैं, खोजा गया ना तो सबसे पहले काम क्या हुआ, तो खोजने में सबसे पहले काम खुदाई का किया गया, यानी कि मिट्टी को खोदना, उसको हटाना। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ। जब इस सभ्यता के संस्थापक या यूँ कहें कि निर्माता के पता लगाने की बात आई तो इस पर अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत सामने आए, आपस में मतभेद रखने को मिलता है। जैसे कि विदेशी इतिहासकारों को इस विषय में अलग मत, जबकि भारतीय इतिहास का इस विषय में अलग मत, यानी कि सब लोग अपने अपने अनुसार अलग अलग मत रखे हैं, ठीक है। अब आते हैं विदेशी मत के अनुसार, चलिए पढ़ लेते हैं, फिर हिंदू मत के अनुसार पढ़ेंगे। विदेशी इतिहासकार ने अपने मत कुछ इस प्रकार रखे कि जिन विश्व की प्राचीन सभ्यता के बारे में हमने सबसे पहले ऊपर चर्चा की थी, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर एक सुमेरियन नामक सभ्यता थी, ठीक है। पूछ सकता है मेसोपोटामिया नामक सभ्यता के अंदर क्या नाम की सभ्यता थी, तो सुमेरियन, ठीक है। विदेशी इतिहासकार के अनुसार सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने उत्तर पश्चिम भारत क्षेत्र में जाकर सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत की थी और अपने घरों और नगरों में को बसाया, यानी कि सुमेरियन सभ्यता के ही लोगों ने क्या किया, उसी क्षेत्र में आकर शुरुआत किया, वहाँ घर और नगरों में को बसाया। नेक्स्ट गाइस, विदेशी मत के अनुसार जैसे घर और भवन सुमेरियन सभ्यता में पाए गए, वैसे ही घर और भवनों की बनावट सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुआ, ठीक है। इसके अलावा सुमेरियन सभ्यता में लोग मुहरों का इस्तेमाल करते थे, क्या का, मुहरों का, और सिंधु घाटी सभ्यता में लोग मुहरों का इस्तेमाल करते थे और दोनों सभ्यता कुछ धार्मिक मान्यता मिलती थी। इन्हीं सब कारणों से विदेशी इतिहासकार ने अपना मत दिया कि सुमेरियन सभ्यता के लोग ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता थे, जिसके कारण सुमेरियन सभ्यता ने क्या किया, सिंधु घाटी सभ्यता को ही निर्माता बताया। जिन मुख्य विदेशी इतिहासकार में इस मत अपने सम्मत दिखाई, यानी कि कुछ विदेशी इतिहासकार थे जिनका नाम देखिए, सर जॉन मार्शल पढ़े हम लोग, व्हीलर, गार्डनर चाइल्ड, डी कौशाम्बी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग भारतीय मत के अनुसार। ज़्यादा भारतीय इतिहासकार, कुछ विदेशी इतिहासकारों ने मत दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता भारतीय लोग थे, यानी कि कुछ विदेशी इतिहासकार भी थे ना, तो वो भी बोले क्या, सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता है कौन है, वो भारतीय लोग थे। इसके अनुसार यह मत दिया कि भले ही सिंधु घाटी सभ्यता घर और भवनों की बनावट सुमेरियन सभ्यता घर से मिलती है जुलती है, लेकिन यहाँ की निकासी व्यवस्था यानी नालियों की व्यवस्था अलग है। तो क्या कहा गया, सभ्यता घर से मिलती है, यहाँ की निकासी व्यवस्था यानी नालियों की व्यवस्था अलग है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि भले ही दोनों सभ्यता घर और बनावट भवनों की बनावट मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ की ईंटों का आकार अलग अलग है और दोनों सभ्यता में मुहर की विशेषताओं में भी अंतर है। यानी कि इसके अलावा भी कहा गया भले ही दोनों सभ्यता के घर और भवन की बनावट मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ ईंट के आकार अलग अलग है, यानी कि दो घर आपस में मतलब दिखाई देता है ना कि सेम है, लेकिन उसका ईंट का जो आकार है ना अलग अलग था। तो दोनों सभ्यता मुहरों की विशेषता भी अंतर है। बातें हैं जिन मुख्य भारतीय इतिहासकार ने इस मत पर सहमति दिखाई वे इस प्रकार हैं। पहले थे राखल दास, बताया था राखल दास में जी,
इन्होंने द्राविड़ जाति के लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता बताया। यानी इन्होंने किसको सिंधु घाटी का सभ्यता निर्माता बताया? तो द्रविड़ जाति को। और वह व्यक्ति जिन्होंने संबंध में ऊपर चर्चा की थी, इस नेतृत्व में मोहनजोदड़ो क्षेत्र की खोज एवं खुदाई कराई गई थी। ठीक है, अब आते हैं टी.एन. रामचंद्र यानी कि लक्ष्मी स्वरूप पुसालकर। इन्होंने यह मत दिया कि सभ्यता के निर्माता आर्य थे। यानी कि इन्होंने बोला ना कि आर्य जाति का जो लोग थे ना, इस सभ्यता को निर्माण किए, लेकिन मत को ज़्यादा प्रधानता नहीं जाती क्योंकि आर्य वैदिक काल के निर्माता थे और वैदिक काल कोई भी समानता में सिंधु घाटी सभ्यता को देखने मिलता है। इसलिए हम इनकी बातों को नहीं मानते हैं क्योंकि आर्य जो थे ना वैदिक काल के निर्माता थे और वैदिक काल में कोई भी समानता में सिंधु घाटी सभ्यता को और वैदिक काल में कुछ भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में वर्णन किया ही नहीं गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग ईंटों घर में रहते थे और वैदिक काल में लोग झोपड़ियों में रहते थे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग कहाँ रहते थे? ईंटों के घर में, और वैदिक काल में लोग झोपड़ी में रहते थे। यदि आर्य इतनी पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के काल में आ गए तो उन्हें ईंटों के घर और बाकी सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए था। इस प्रकार हमें कोई समानता दोनों कालों में देखने को नहीं मिलता। इसलिए टी.एन. रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर के मत को ज़्यादा पसंद दी गई। ये देखिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे घर में रहते थे? तो ईंटों घर में, और वैदिक काल के लोग झोपड़ियों में। याद रखिएगा। इसलिए राखाल दास जिन्होंने द्रविड़ जाति के लोगों की सभ्यता के निर्माता बताए, उससे ऊपर ज़्यादा पढ़ाई जाती है, उसके ऊपर ज़्यादा पढ़ते हैं। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। दोस्तों, यह सभ्यता भारत के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में स्थित थी और इन क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ। यानी सिंधु घाटी कहाँ था? भारत के उत्तर पश्चिमी में। जो सबसे उत्तर स्थल इस सभ्यता को मिला वो जम्मू कश्मीर में स्थित क्षेत्र मांडा है। देखिए, उत्तरी स्थल में सभ्यता का मिला सबसे अधिक जो कहाँ था? जम्मू कश्मीर में। और कौन सा क्षेत्र में? मांडा है। जो सबसे पूर्वी क्षेत्र इस सभ्यता का प्राप्त हुआ वह उत्तर प्रदेश में थी। देखिए, सबसे पहले पूर्वी क्षेत्र में कौन सा? उत्तरी में तो आपको जम्मू कश्मीर, ठीक है, और पूर्वी में आपको उत्तर प्रदेश जो कि आलमगीरपुर में। जो सबसे दक्षिण क्षेत्र का सभ्यता का प्राप्त हुआ वे महाराष्ट्र में स्थित दैमाबाद है। और सबसे पश्चिमी क्षेत्र, देखिए 3 क्षेत्र इसमें मिला ना, उत्तरी क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, पूर्वी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, दक्षिणी क्षेत्र में महाराष्ट्र और पश्चिमी क्षेत्र में बलूचिस्तान। देखिए, दक्षिणी क्षेत्र में महाराष्ट्र में कहाँ पे? दैमाबाद में। और सबसे पश्चिम क्षेत्र में प्राप्त हुआ जो बलूचिस्तान में स्थित सुतकोंड कांगेडोर है। याद रखना नाम, सुतकांगेडोर। यह स्थल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, परंतु वर्तमान में जैसे सभ्यता के बाकी और भी स्थलों की खोज की जा रही, इसके ज़्यादा स्थल प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इस क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। कुछ किताबों में आपको यह मिल सकता है कि 15 लाख वर्ग किलोमीटर हो चुका है, लेकिन जिस प्रकार धीरे धीरे खोज हो रहा है ना, उसी के अनुसार बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका कितना है? 13 लाख या 15 लाख वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितना? इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा कौन है? किस नदी किनारे स्थित है? तो मांडा चिनाब नदी किनारे स्थित है। सबसे पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे स्थित है। सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन है? आलमगीर जो कि हिंडन नदी किनारे स्थित है। और दक्षिण क्षेत्र कौन सा है? दैमाबाद जो कि गोदावरी नदी के सहायक प्रवरा नदी किनारे स्थित है। देखिए, सब शहर के किनारे का नदी का नाम रखना बहुत है। उत्तरी स्थल मांडा चिनाब नदी किनारे, पूर्वी क्षेत्र आलमगीर हिंडन नदी किनारे, दक्षिण क्षेत्र दैमाबाद गोदावरी नदी किनारे और प्रवरा नदी किनारे स्थित है। सबसे पश्चिम क्षेत्र में सुतकंडर जो था ना, 10 नदी किनारे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको याद रहेगा। और गाइज, हमसे कोई भी भूल या गलती उसके लिए सॉरी फॉर दैट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ बीच में वीडियो को स्किप नहीं करें। देखिए, यहाँ पे चित्र बनाया गया है। ये चारों स्थल एक प्रकार सभ्यता की सीमा बनाए रखे हुए हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर मांडा आलमगीर उत्तर प्रदेश के पास है, सुरकोटा बलूचिस्तान है, दैमाबाद महाराष्ट्र है। फिर से एक बार, मांडा जम्मू कश्मीर के पास, आलमगीर उत्तर प्रदेश के पास, तुतकोंडा बलूचिस्तान के, दैमाबाद महाराष्ट्र के पास। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यहाँ पास होता है। दोस्तों, अगर हम सबसे उत्तरी और दक्षिण क्षेत्र यानी मांडा और दैमाबाद को मिलाएं तो दूसरी लगभग 1400 किलोमीटर निकल कर आती है। दोनों क्षेत्र को मिलाने पर उत्तरी और दक्षिणी को कितना? 1400 किलोमीटर। वहाँ सबसे पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र यानी सुतकांडोर आलमगीर को मिलाएं तो इसकी दूरी लगभग 1600 किलोमीटर निकल कर आती है।
इस प्रकार यह एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण करता है। वहीं आपको कुछ किताबों में यह देखने को मिलेगा कि जो विश्व की बाकी प्राचीन सभ्यता थी, जैसे नील नदी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, अगर इनको मिला भी दिया जाए तो हमारी सिंधु घाटी सबसे 12 गुना ज़्यादा बड़ी सभ्यता थी। अब सिंधु घाटी के स्थल के 3 देश प्राप्त हुए जो इस प्रकार हैं, यानी कि सिंधु घाट से हमको 3 देश प्राप्त हुए। कौन कौन पता चलेगा? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की राजधानी नई दिल्ली, पाकिस्तान की इस्लामाबाद और अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल। ठीक है, याद रखिएगा। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो इसके पूर्व लगभग 40 या 50 स्थल प्राप्त हुए थे। यानी कि इंडिया जब फ्रीडम हुआ था तो कितना 40 या 50 इसको लैंड प्राप्त हुआ, लेकिन वर्तमान में इस सभ्यता के लगभग 1400 से ज़्यादा स्थल खोए जा चुके हैं। लेकिन अब बताया जाए आज़ाद कब हुआ था? 1947 में। आज चल रहा है 2023। तो इस सभ्यता के लगभग कितने बढ़ गए? 1400 ज़्यादा हो गए। ठीक है, यानी कि 1350 खोजा जा चुका है स्थल और धीरे धीरे और भी खोजे जा रहे हैं। इसमें सबसे अधिक 900 से ज़्यादा स्थल भारत में खोजे गए। ठीक है, 450 से अधिक पाकिस्तान में खोज चुके थे और मात्र 2 स्थल जो बचा था कहाँ पे? अफगानिस्तान में। क्वेश्चन पूछ सकता है भारत में कितना हुआ स्थल खोजे गए, पाकिस्तान में कितना, अफगानिस्तान में कितना, या पूछेगा सबसे कम कहाँ पे? तो अफगानिस्तान में, सबसे ज़्यादा भारत में। भारत में कितना? 900 और पाकिस्तान में कितनी? 450 और 2 अफगानिस्तान में। अब आ जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। दोस्तों, हम सभ्यता के मुख्य स्थलों की खोज करता वहाँ से प्राप्त वस्तुएं किसी नदी के किनारे बताया गया है। ध्यान से देखिए, किस नदी किनारे कौन से हैं? तो मुख्य हड़प्पा यानी कि मास्टोगोमरी पाकिस्तान में। ठीक है, ये खोज करता कौन है? हड़प्पा के दयाराम साहनी। कब किए थे? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे स्थित है? तो रावी नदी। अब यहाँ से हमको क्या क्या प्राप्त हुआ? ध्यान से देखिए, यानी कि हड़प्पा से सबसे पहले खोजा गया स्थल था, फिर अन्न भंडार, कांस्य दर्पण, अन्न भंडार, कांस्य दर्पण, R37 के कब्रिस्तान, दफनाने की विधि हड़प्पा से प्राप्त है, और श्रमिक का आवास। यानी श्रमिक मतलब यानी कि जो लेबर थे वे लोग को रहने की जगह, हड़प्पा से इतनी चीज़ खोजेगा। ठीक है, हम न्यूज़ आते हैं मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो कहाँ पड़ता है? लड़काना यानी कि पाकिस्तान में। हड़प्पा भी पाकिस्तान में और मोहनजोदड़ो भी। मोहनजोदड़ो की खोज कौन की? राखल दास बनर्जी 1922 में, और दयाराम साहनी 1921 में, तो 1922 में मोहनजोदड़ो खोज। चलिए यहाँ आते इसमें क्या क्या प्राप्त हुआ। इसमें भी स्थल विशाल स्नान कर यानी कि बहुत ही बड़ा नहाने वाला स्नान, कांस्य की मूर्ति यानी कि नग्न मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति, फिर महाविद्यालय यानी कि विद्यालय खोज हुआ, एक श्रृंगी पशु का कुछ मुद्राएं खोज, शव की जलाने की विधि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। अब इसमें हर तरह क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, एक श्रृंगी पशु किस सभ्यता में प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो या सिंधु सभ्यता में। शव की जलाने की विधि कहाँ से हमको प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए आते हैं लोथल। लोथल आपको कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ? यानी कि गुजरात। जो किस नदी किनारे स्थित है? रंगानाथ राव। क्या नाम है नदी का? रंगानाथ राव। और गाइज जो कि भोगवा नदी यानी कि भोगवा नदी कह सकते हैं, सॉरी गाइज, भोगवा नदी, हाँ। और खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव लोथल का 1997 में। अब देखिए इसमें क्या है, गोदीवाड़ा बंदरगाह, चावल के अवशेष भी हमको लोथल में प्राप्त हुआ, अग्निकुंड भी लोथल में, हाथी का दांत किसमें? लोथल में प्राप्त हुआ, 3 उगल समाधियाँ यानी कि लोथल में, 2 शवों को एक साथ दफनाने की विधि क्या बोलते हैं? 3 उगल समझ गए दफनाने की विधि। 6 में क्या प्राप्त हुआ? घोड़े की मृत मूर्ति यानी कि मिट्टी की मूर्ति, घोड़े की मृत मूर्ति बोलते हैं। कालीबंगा कहाँ पे? आपको कालीबंगा हनुमानगढ़ यानी कि राजस्थान में। इसकी खोज किसने किया था? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। किस नदी किनारे कालीबंगा? तो घग्गर नदी, याद रखिएगा। अब इसमें क्या क्या प्राप्त हुआ? जोते हुए खेतों का प्रमाण मिला, अग्नि का हवन मिला, कुंड, काल रंग की चूड़ियाँ मिला, और भूकंप के साक्ष्य मिले, यानी कि भूकंप के भी साक्ष्य इसी से प्राप्त हुए। जोते हुए खेत, अग्नि के हवन,
काले रंग की चूड़ियाँ। और बता दूं कि कालीबंगा का अलग नाम क्या है, तो काले रंग की चूड़ियाँ, ये भी याद रखिएगा। गाइस आगे आते हैं, राखी गढ़ी यानी कि राखी गढ़ी हिसार कहाँ, हरियाणा में। इसकी खोज किसने किया था, सूरजभान ने। राखी गढ़ी जो कि हिसार हरियाणा में पड़ता है, ये खोज सूरजभान ने किया। किस नदी किनारे, घग्गर नदी। भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल यहीं से प्राप्त हुआ, अत्ताम उपकरण भी। नेक्स्ट है चुनहुद्रो यानी कि सिंध पाकिस्तान में। चुनहुद्रो कहाँ पड़ता है, सिंध के पाकिस्तान में। इसे खोज किसने किया था, अर्नेस्ट मैके एवं मजूमदार। अर्नेस्ट मैके एवं मजूमदार जो कि सिंधु नदी किनारे स्थित है। मनके बनाने के कारखाना यानी कि मनके बनाने का कारखाना था, यहीं पे प्राप्त हुआ। महिलाओं के सौंदर्य की वस्तु जैसे काजल, कंघी या लिपस्टिक, तो ये सब भी चुनहुद्रो से प्राप्त हुआ था। अब बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान यहीं से प्राप्त हुआ, कहाँ पे, चुनहुद्रो, याद रखिएगा चुनहुद्रो जो कि सिंधु नदी किनारे स्थित है। राखी गढ़ी बता दें घग्गर, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भी आपको भुगवा नदी, और कौन था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, हड़प्पा रावी नदी। राखी गढ़ी घग्गर चुनहुद्रो सिंधु। अब आते हैं बनमाली यानी कि हरियाणा, हिसार में पड़ता है, जिसे खोज किए थे आर.एस. विशिष्ट। कोस नदी किनारे है, सरस्वती नदी। मिट्टी के खिलौने और वाले हाल यानी कि मिट्टी के खिलौने का प्राप्त हुआ बनमाली एक समय, जो कि पड़ता है हरियाणा में। अब चलिए गाइस नेक्स्ट आते हैं, लिखा है रोपड़ यानी कि रोपड़ कहाँ है, रूपनगर पंजाब में। ये खोज कौन है, यज्ञदत्त शर्मा। रोपड़ यानी किस नदी किनारे, सतलज नदी किनारे। इस समय क्या प्राप्त हुआ हमको, तांबे की कुल्हाड़ी, यानी कि तांबे की कुल्हाड़ी पर कब प्राप्त हुआ, तो आपको रोपड़ टाइम में समय। हम नेक्स्ट गाइस रंगपुर कहाँ पड़ता है, अहमदाबाद यानी गुजरात। इसके खोजकर्ता कौन है, A.S. राव। किस नदी किनारे, भादर नदी। ठीक है, भादर नदी देखिएगा ना, कहीं कहीं तंबूसा, कहीं माधर नदी भी होता है, ठीक है, माधर, लेकिन भादर नदी भी होता है, माधर नदी याद रखिएगा। रंगपुर यहाँ पे इसमें क्या खोज हुआ, धान की भूसी, ज्वार और बाजरे की फसल के प्रमाण। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ पे है, कच्छ के गुजरात में, यानी कच्छ जिला हो गया आपका, और गुजरात में मिला सुरकोटदा। इसे खोज करता कौन थे, जेपी जोश, जो कि आपको इसमें SSTMTS और CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितना भी है ना, आप जाके मिला भी लेना, बिलीव नहीं हो तो, कि कहाँ पे कौन है, सब प्रीवियस ईयर का है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करें। कलश, सावधान, एक कलश के अंदर 100 के अंशों की दफनाने की विधि, घोड़े की हड्डी, तराजू, यही सब मिला था सुरकोटदा के समय। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है गाइस, इसके अलावा सारे स्थलों में तराजू के इस्तेमाल होने वाले वजन 16 के गुणज अनुपात में प्राप्त हुए, और यह अनुपात सारे स्थलों पर एक ही समान पाया गया, यानी कि 16 के गुणज के ही प्राप्त हुए और सब एक है। देखिए आप चित्र आपका है, हड़प्पा का पूरा स्थल, पुरातत्व स्थल देख लीजिए, स्क्रीन दिखाई दे रहा है गाइस, सब हड़प्पा का है। हम नेक्स्ट आते हैं मोहनजोदड़ो के प्राप्त स्थान है, यानी कि मोहनजोदड़ो में देखिए ईंट से बना हुआ है केवल, हड़प्पा में क्या है एकदम नीचे की ओर। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल उत्तरी पश्चिम भारत से प्राप्त हुआ। भारत स्थल में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए, और सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात से प्राप्त हुए। ठीक है, जैसे हमने ऊपर जाना कि भारत में 900 से अधिक स्थल इस सभ्यता खोज जा चुके हैं, उनमें से जो मुख्य हैं, अब आते हैं 900 स्थल में जो मुख्य प्रकार के हैं, मांडा, रोपड़ संघोल, वनमाली, रागागीर, कालीबंगा और बाथलामा, आलमगीरपुर, संगौली बड़पाल, दामाबाद, लोथल, धोलावीर, सुरकोटदा, रंगपुर, राजदी और भगतराव, दोतोई, मंडीमाव, पाकिस्तान, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट है, चलिए अब मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे है मांडा, यानी कि स्थल भारत के जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। ऊपर भी जान चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, और ये चिनाब नदी के तट पर खोजा गया। यानी मांडे कहाँ पे, आपको जम्मू कश्मीर से। ठीक है, और कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल और चिनाब नदी के तट पे।
चिनाब नदी के तट पे मांडा, ठीक है। नेक्स्ट आपका रोपड़ संगोल। रोपड़ संगोल का ये दोनों अवसर भारत के पंजाब राज्य से प्राप्त हुआ। रोपड़ संगोल कहाँ? भारत के पंजाब से। बनमाली राजगीर और भगवानपुर कहाँ हुआ? ये स्थल भारत के हरियाणा राज्य से, ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट है बनमाली स्थल से मिट्टी के हल के अवशेष प्राप्त हुए। इसके साथ साथ यहाँ से बैलगाड़ी खिलौने भी प्राप्त हुए, ठीक है, बनमाली से। नेक्स्ट है आपका राखी गढ़ी स्थल भारत में पाए जाने वाले सारे स्थल में सबसे बड़ा स्थल, यानी कि भारत में पाए जाने सारे स्थल में सबसे बड़ा कौन है? राखी गढ़ी। नेक्स्ट है आपको कालीबंगा और बालाथल। यह स्थल भारत के राजस्थान से प्राप्त हुआ। कालीबंगा कहाँ मिला आपको? राजस्थान में, पहले जस्ट बताया था। कालीबंगा स्थल में काले रंग की चिन्ह प्राप्त हुआ। जूते हुए खेतों का साथ प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ कालीबंगा से अग्निकुंड के भी अवशेष प्राप्त हुए। बीबी लाल और लाल बालकृष्ण थापर कालीबंगा स्थल खोज करता है। पूछ सकता है कालीबंगा खोज करता है कौन है? तो बालकृष्ण थापर और बीबी लाल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर क्या? यह स्थल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त हुआ। आलमगीर कहाँ से प्राप्त हुआ? भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त हुआ। इसके बारे में ऊपर भी जाना जाता है कि इस स्थल सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है और यह हिंद नदी के तट पर स्थित है। यानी कि आलमगीर कहाँ बताया तो उत्तर प्रदेश में ही, और सभ्यता का पूर्वी स्थल है और हिंदू नदी किनारे स्थित है। संघौली और बड़गांव, यह स्थल भी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। संघौली और बड़गांव कहाँ है? भारत के उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आपका दैमाबाद। यह स्थल भारत के महाराष्ट्र में राज्य में प्राप्त हुआ। इस स्थल सभ्यता का सबसे दक्षिण स्थल है। यह गोदावरी नदी के सहायक पूर्व नदी किनारे स्थित है। यह पूछ सकता है किस नदी किनारे है? दैमाबाद आपको महाराष्ट्र में गोदावरी नदी या परवरा नदी के किनारे, दोनों है। गोदावरी नदी हो गया और इसकी सहायक नदी होगी परवरा नदी। और लोथल, इस स्थल भारत के गुजरात राज्य से प्राप्त हुआ। लोथल कहाँ से प्राप्त हुआ? गुजरात राज्य से। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था और यहाँ सभ्यता का जलीय मार्ग से पार होते थे। यानी कि लोथल किस सभ्यता का? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, ठीक है। पहले लोथल इस सभ्यता के जलीय मार्ग से पार होते थे। लोथल से अग्निकुंड के कुछ अवशेष और चावल अवशेष, यानी कि चावल कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से। नेक्स्ट आपका धोलावीर। यह स्थल भारत के गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र प्राप्त हुआ। धोलावीर कहाँ प्राप्त हुआ? गुजरात के राज्य से। नेक्स्ट है आपका धोलावीरा एक सुव्यवस्थित नगर के रूप में जानता है, लेकिन जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो नगर दो भागों में बटे हुए थे, यहाँ पर नगर 3 भागों में बांटने के साथ होता है। यानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो दो भागों में बांटा गया ना, लेकिन यहाँ पे तीन भागों में बांटा हुआ है जहाँ पे साथ प्राप्त हुआ। इस सभ्यता के सबसे अच्छी जल निकासी की व्यवस्था के साथ धोलावीरा से प्राप्त हुआ और यहाँ से लकड़ी की नालियाँ प्राप्त हुई। सुरकोटदा, यह स्थल भारत के गुजरात राज्य से प्राप्त हुआ। यह स्थल सुरकोटदा कहाँ से? भारत के गुजरात राज्य से प्राप्त हुआ सुरकोटदा। सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि के अवशेष प्राप्त हुए। यानी कि सुरकोटदा से क्या मिला? घोड़ा की हड्डी, जिसके कारण पता चला कि यहाँ पे घोड़े ही पाए जाते थे। इसके अलावा ऐसे घोड़े के अस्थि प्रमाण जिसे दूसरे स्थल प्राप्त नहीं हुए और ना ही दूसरे स्थल से मिले। नेक्स्ट है गाइस आपका, इसके हम अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि यह स्थल समुद्र के किनारे बसा था। यह हो सकता था कि ईरान से व्यापार की दृष्टि से या घोड़े बंदरगाह के माध्यम से आए होंगे, यही रहे होंगे। इसे हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पूरी तरह से घोड़े की जानकारी नहीं भी हो सकती होगी, क्योंकि किसी दूसरे स्थल से घोड़े के अस्थि के प्रमाण नहीं मिले। अब रंगपुर, यह स्थल भारत के गुजरात से राज्य से प्राप्त हुआ। रंगपुर कहाँ हुआ? भारत के गुजरात राज्य से, मतलब कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर। चावल का अवशेष प्राप्त हुआ रंगपुर से, ठीक है, जो गुजरात में। नेक्स्ट है रोजदी या भगतराव। यह स्थल भारत के गुजरात राज्य से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट आपका अफगानिस्तान के बारे में आता है। भारत के बारे में पढ़ लिए, पाकिस्तान के बारे में पढ़ लिए, अब अफगानिस्तान के बारे में, जो कि जैसा कि आपको बताया कि 2 क्षेत्र मिला था अफगानिस्तान में। जैसे उसका नाम क्या था? शत्रुगई। नेक्स्ट था मुंडीकाक। अब यहाँ लिखा है पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा, चलिए पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में 2 क्षेत्रों की राजधानी के रूप में देखा जाता है। पहला क्षेत्र हड़प्पा, दूसरा क्षेत्र मोहनजोदड़ो। यह दोनों ही क्षेत्र वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के स्थल में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे प्रसिद्ध मुख्य स्थल हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने ऊपर जाना कि पाकिस्तान में 450 से अधिक स्थल सभ्यता खोजे जा चुके हैं। इनमें से जो मुख्य स्थल में इस प्रकार है। हड़प्पा, दोस्तों जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब पंजाब का क्षेत्र भी वही 2 भागों में बट गया था और पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया।
उसी पंजाब प्राप्त में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा प्राप्त हुआ। इसी कारण से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस हड़प्पा स्थल खोज रावी नदी के तट पर की गई। अब मोहनजोदड़ो के बारे में आते हैं। इस स्थल को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर खोजा गया। यह सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। दोस्तों, हमने ऊपर राखी गढ़ी के बारे में पढ़ा, वह भारत के पाए गए स्थल सबसे बड़ा स्थल था, लेकिन मोहनजोदड़ो पूरी सभ्यता के स्थल में सबसे बड़ा है। पूरी सभ्यता में पूछा जाएगा तो मोहनजोदड़ो, ठीक है। और विश्व में पूछा जाएगा तो आपको कौन सा हो जाएगा? विश्व में आपको राखी गढ़ी, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अब है यहाँ पे चुनहुद्रो। इस स्थल को पाकिस्तान के सिंध प्राप्त सिंधु नदी से के बाएं तट पर खोजा गया। चुनहुद्रो कहाँ से खोजा गया? पाकिस्तान के सिंध प्राप्त से सिंधु नदी पे। अब नेक्स्ट है आपका कोटदीजी। इस स्थल को पाकिस्तान के सिंध प्राप्त सिंधु नदी के तट से खोजा गया, यानी पाकिस्तान से ही कोटदीजी को भी खोजा गया, चुनहुद्रो को भी पाकिस्तान से ही, सुतकांगेडोर यानी कि इस स्थल को भी कहाँ से? पाकिस्तान की बलूचिस्तान प्रांत में खोजा गया। हमने ऊपर भी जाना था कि सुतकोंडोगार स्थल का सबसे पश्चिमी क्षेत्र है। अब नेक्स्ट है डाबरकोट यानी कि बालाकोट। यह दोनों ही स्थल से पाकिस्तान के बलूचिस्तान में प्राप्त हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर का नियोजन। इस सभ्यता का सबसे बड़ा विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है, क्योंकि सभ्यता में पाए गए स्थलों में नगरीय व्यवस्था देखने को मिलती है। यानी कि सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा विशेषता किसको माना जाता है? तो सबसे बड़ा विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। अब आते हैं ग्रिड पत्ती। गाइस, पता चलेगा आप लोग को ग्रिड पत्ती क्या होता है। इस सभ्यता के नगर नियोजन में सबसे प्रमुख ग्रिड पत्ती है। इसमें यह होता था कि उत्तर से दक्षिण की तरफ सीधे लकीरें बनाई जाती है और पश्चिम से पूर्व की तरफ भी सीधे लकीरें बनाई जाती है। और यह उत्तर से दक्षिण की लकीरें पश्चिम से पूर्व की तरफ बनाई गई लकीरों के 90 डिग्री कोण पर काटता है। लकीर कितना डिग्री पे? 90 डिग्री कोण पे। इससे कुछ ऐसा आकर बनता है जैसा कि आप शतरंज को देखते हैं, उसमें भी लकीर एक दूसरे को कितना 90 डिग्री कोण पर काटती है। शतरंज भी होता है ना, कितना डिग्री कोण पर? एक दूसरे को 90 डिग्री का कोण पर काटती है। इस सभ्यता में नगर इस ग्रिड पत्ती के अनुसार बनाए थे, जैसे आपने चीज लिखा। चलिए एक चीज हमेशा जान लो कि 90 डिग्री एंगल पर ग्रिड जो काटता था, और ग्रिड पट्टी का देखिए चित्र है सामने दिख रहा है आपको। छोटे गलियां और सड़क, मुख्य सड़क है वहाँ पे, मुख्य सड़क और बीच में आपको स्पेस, ऐसे क्या नाम दिए हैं? ग्रिड पट्टी। बाकी सब क्या है? घर। अब आते हैं नगरों का विभाजन। इस सभ्यता में नगर को दो भागों में बांटा हुआ था, जिसका हम पूर्वी नगर और पश्चिमी नगर कहते हैं। यानी कि नगर को दो भागों में बांटा गया था। क्या था? पूर्वी नगर और पश्चिमी नगर। पूर्वी नगर निचले नगर के होते थे, उनकी ऊंचाई कम होती थी। यानी कि जो फर्स्ट में आता है पूर्व, ईस्ट, यानी कि निचले नगर में होते थे और ऊंचाई क्या होता था? कम होता था। और पश्चिमी नगर के साथ जस्ट अपोजिट है, कि ऊपरी नगर में होता था और क्या? उसकी ऊंचाई अधिक होती थी। लेकिन पश्चिमी नगर के एक और भी नाम से जाना जाता है, इसका नाम क्या था? दुर्त। ठीक है गाइस, याद रखना। गाइस, हमारे आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करो एंड सपोर्ट करो, बिकॉज बहुत ही मेहनत है, कंटिन्यू बोलना। ठीक है। पूर्वी नगर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जैसे मजदूर, किसान आदि वर्ग रहते थे, और पश्चिमी नगर में अमीर और राजपाट से जुड़े लोग रहते थे। यानी कि पूर्वी नगर में कौन? लोअर कास्ट के थे, मजदूर थे, किसान थे, और पश्चिमी नगर में हायर कास्ट के अमीर और राजपाट के जुड़े रहते थे। पश्चिमी नगर में घर पूर्वी नगर से ज़्यादा अच्छे से बचते थे। और पश्चिमी नगर में क्या? अब आप लोग खुद समझिए, जो मजदूर है उसका घर कैसा हो सकता है? नॉर्मल। और जो इंसान रिच है उसका क्या रहेगा? बेस्ट नहीं रहेगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बाकी के अधिकांश स्थल नगर इस दो भागों के हिस्से में प्राप्त हुए। लेकिन जैसे हमने ऊपर गुजरात से पाए गए, धोलावीरा में नगर के 3 भागों बटे हुए प्राप्त हुए। यानी गुजरात से कुछ पाया गया कि धोलावीर नगर में 3 भागों में बांटा हुआ है। अब आते हैं यहाँ पे लिखा ईट, यानी कि ईट का भी पता है, ईट के भी पता चला था इसी टाइम पे। ठीक है, अब पता चलेगा क्या होता है, ईट कैसे होता है। इस सभ्यता में नगरों के भवनों और दुर्गों के ईंटों के माध्यम से बना था। यानी कि जो नगर बना था ना उत्तरी पश्चिम में, कैसे? ईटा से बनाया गया था। ठीक है। इस स्थल से कच्ची और पक्की दोनों तरफ ईट प्राप्त होते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या? कच्ची ईट, पक्की ईट भी। कच्ची ईट का प्रयोग भवनों के चारों तरफ से घेरे हुए दीवारों को बनाने और सड़क बनाने के लिए। यानी कि पूछ सकता है ना
कच्ची ईंट का प्रयोग कब किसके लिए करता था? भवन। तो कच्ची ईंट का प्रयोग कैसे के लिए? भवन के चारों तरफ दीवारों को घेरने के लिए और सड़क को बनाने के लिए, ठीक है। अब पक्की ईंट का प्रयोग क्या? भवनों को और घरों को बनाने के लिए, ठीक है। इस स्थल से पाई गई ईंटें किस देश में पाया गया था? 4:4:2:1 के अनुपात में प्राप्त हुआ। अब सड़क, जैसे कि हमने ऊपर जाना कि नगर ग्रिड पत्ती के अनुरूप बनाए जाते थे, इसमें सड़क भी कितना 90 डिग्री पर काटती, यानी कि सड़क भी कितना 90 एंगल पर काटती थी, इसे समकोण बनाती थी और घर के बगल से गुजरती थी। कैसे आप लोग त्रिभुज देखे हो ना, राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज जो कि 1 डिग्री 90 डिग्री बनाता है, तो उसी प्रकार के पहले सड़क बनते थे। पर आज के जो सड़क होते हैं क्या होते हैं? एकदम स्ट्रेट होते हैं, डबल होते हैं, ट्रिपल होते हैं, एनएच होते हैं, इंटरनेशनल होते हैं। अब चलिए गाइस आगे आते हैं। इसके अलावा 2 प्रकार की सड़कें होती थी। पहली मुख्य सड़क बड़ी लगभग 10 मीटर चौड़ी होती थी और दूसरी गलियों की सड़कें छोटी लगभग 3-4 मीटर। यानी कि उस टाइम में क्या 2 प्रकार की सड़क होता था। पहला कितना मुख्य सड़क था और कितना मीटर का 10 मीटर, और दूसरा जो सड़क था कितना गलियों टाइप में रहता था 3 से 4 मीटर चौड़ा। ओके, वर्तमान समय में हमारे नगर कुछ प्रकार हैं। दरवाजे, इस सभ्यता में लोग अपने घर के दरवाजे के मुख्य सड़कों की तरफ न करके छोटी गली तरफ करते हैं। यानी कि जो लोग घर का जो मेन विंडो था ना, खिड़की, उसको मुख्य सड़क के तरफ ना करके कहाँ करते थे? जो गली का जो पड़ता था ना स्पेस, उसी में। ऐसा करने के पीछे अनुमान लगाते हैं कि सुरक्षा दृष्टि से मुख्य सड़क के धूल मिट्टी से बचने के लिए करते होंगे। बाकी ऐसा करने के पीछे कोई ठोस कारण नहीं है। इसका रीजन भी क्या है कि ज़्यादा मतलब सड़क से ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो ज़्यादा कुछ का आ सकता था धुआं वगैरह, इसलिए। इस सभ्यता में सिर्फ गुजरात के पाया गया स्थल लोथल में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलने के प्रमाण प्राप्त हुए। इस सभ्यता में क्या? गुजरात से पाया गया स्थल लोथल में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क खुलने के प्रमाण प्राप्त हुए। अब जल निकासी व्यवस्था, यानी कि जल। इस सभ्यता की मुख्य विशेषता यह है कि ऐसी व्यवस्था मेसोपोटामिया की सभ्यता को देखने को नहीं मिलती। यानी कि मुख्य विशेषता क्या? ऐसी व्यवस्था मेसोपोटामिया की सभ्यता देखने को मिलती। इसमें घरों से निकासी के लिए नालियाँ बनाई गई थी और छोटी छोटी नालियाँ मुख्य सड़क की नाली से मिलती थी। इससे घर से निकासी के लिए क्या बनाया गया? नालियाँ बनाई गई थी। घरों से निकासी के लिए नालियाँ बनाई गई थी और छोटे छोटे नालियाँ मुख्य सड़क की नाली से मिलती थी। इस नालियों के बीच में हौज बनाए हुए थे और नालियों आया से कचरा इस हौज में जाकर जमा होता था और बाकी पानी नालियों के बक्सी स्तर से बाहर भेज देता था। हौज पता ही ये बहुत बड़ा बना जाता है, जितने भी कीड़ा वगैरह कूड़ादान हो गया सब उसी में जाता था। इन हौज की सफाई के लिए व्यवस्था की जाती थी। इस सभ्यता के सारे स्थल निकासी व्यवस्था प्राप्त हुए, लेकिन गुजरात में पाया गया स्थल धोरवे से लकड़ी की नालियाँ प्राप्त हुई। लेकिन गुजरात ऐसा था ना जहाँ गुजरात की धोरवे से क्या प्राप्त हुआ? लकड़ी के बना हुआ नाली। क्या का बना हुआ? लकड़ी का। इससे पता चलता है कि लकड़ी खोज भी हुआ था लोथल के समय। गाइस इसके साथ घरों में कुएं के प्रमाण मिलते हैं, जहाँ पर लोग पीने के पानी भी जमा करते थे। अब शौचालय के बारे में आते हैं। इसमें बहुत से विदेशी पुरातत्व खोजकर्ता ने कहा कि सभ्यता के लोग वर्तमान जैसे व्यवस्था को उस समय जानते और शौचालय जैसे व्यवस्था लोगों ने कर देखी थी। सामूहिक जीवन, इस सभ्यता बहुत से सामूहिक भवन प्राप्त हुए जो सारे लोग या समाज के लिए बनाए गए थे। नेक्स्ट है, जैसे कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए स्नानघर। स्नानघर में 2 तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई थी, जिसमें लोग स्नान में जा सकते थे और इस आसपास छोटे छोटे कमरे बनाए जाते थे जहाँ लोग अपने वश बना सकते थे। यानी कि मोहनजोदड़ो में स्नान घर बनाया गया था। स्नान में कैसे 2 सीढ़ियाँ बनाया गया था। एक तरफ के अपना जाकर नहाने के स्नान कर सकते हैं और एक था कि एक तरफ से यहाँ जाइए अपना ड्रेस को भी चेंज कर लीजिए, ठीक है। इस स्नान घर में बहुत सारे लोगों को स्नान करने की व्यवस्था थी। यह एक सामूहिक स्नान घर था, ठीक है। एक बार में लोग बहुत सारे भी लोग कर सकते थे, बस अलग अलग गेट होगा, अलग अलग जगह होगा। इसके अलावा हड़प्पा से विशाल अन्नागार प्राप्त हुए। यह हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ? अन्नागार, जहाँ बहुत सारे अन्न को जमा करके रखा जाता था, वहाँ से उनका व्यापार किया जाता था। इसके अलावा सामूहिक सभागार प्राप्त हुए, जहाँ पर लोग एकत्रित होकर सभा करते थे। दोस्तों, क्योंकि इस काल की जानकारी प्राकृतिक स्रोत और साहित्य की लिखित स्रोत दोनों मिलती है, लेकिन इसे साहित्यिक लिखित स्रोतों को अभी तक नहीं पढ़ा सकता। इस सभ्यता के इतिहासकार ने ज़्यादातर अनुमान लगाया था कि सभ्यता में लोग का जीवन कैसा रहेगा, बस अनुमान लगाया जा रहा है बहुत से। आइए दोस्तों, हम सभ्यता के जीवन संबंधित के बारे में जानते हैं। जैसे राजनीतिक जीवन सिर्फ प्राकृतिक स्रोतों के अनुसार अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है कि उस समय कौन की व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी या जनतंत्रात्मक। मतलब जिस प्रकार अभी इंडिया में क्या चलता है, राजतंत्र की प्रजातंत्र, यानी कि डेमोक्रेसी है अपना इंडिया का।
तो इस स्थल में पुरातत्व की मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति प्राप्त हुई, जिसमें अनुमान लगाया जा सकता था कि उस समय की व्यवस्था पुरोहित द्वारा संचालित की जाती होगी, यानी कि व्यापारी वर्ग या कोई नगर प्रशासन यहाँ का संचालन करता होगा। इतिहासकार द्वारा यह शासन व्यवस्था मत है, यानी कि पुरोहित का मूर्ति प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो उससे ये लोग अनुमान लगाए ना कि यहाँ पे कोई व्यापारी या नगर व्यापारी वर्ग का जो होगा मेन आदमी, वो सब क्या नगर में एक तरह से प्रशासन करता होता है, जैसे नगर का छोटा छोटा। तो पता लगाएं कुछ इतिहासकारों के द्वारा, ऐसा अनुमान लगाए। इसके साथ साथ पिग्गट द्वारा हड़प्पा मोहनजोदड़ो को इस सभ्यता की जुड़ा राजधानी भी कहता है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। पिग्गट द्वारा हड़प्पा मोहनजोदड़ो को जुड़ा राजधानी, हड़प्पा जुड़ा राजधानी किसे कहते हैं? हड़प्पा मोहनजोदड़ो को। ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ हंटर ने मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था को राजतंत्रात्मक स्वीकार करते हुए जनतंत्रात्मक व्यवस्था की संज्ञा दी। हंटर ने कहा कि मोहनजोदड़ो को कैसा राजतंत्रात्मक, यानी कि राजा का नहीं बल्कि जनतंत्रात्मक व्यवस्था, यानी कि जनता के द्वारा किया हुआ था। नेक्स्ट था सामाजिक जीवन, यानी कि इस स्थल में मातृ देवा की पूजा के प्रमाण और उर्वरता की देवी के पूजा के प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसके स्थल में किसका? मातृ देवी की पूजा के प्रमाण और उर्वरता की देवी, जिसके इतिहासकार ने अनुमान लगाया कि यह सभ्यता मातृ सत्तात्मक रही होगी, अर्थात माता का परिवार में सबसे ज़्यादा पद होता था और इसके साथ साथ समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में परिवार को देखा था। जैसे कि आज के अनुसार माता का नहीं उतना देता है, किसको? पिता को देता है। और उस समय किनका? मातृ देवी की पूजा करते थे और उर्वरता देवी की पूजा के प्रमाण देखने को मिला। इसके सभ्यता में कोई वन व्यवस्था का प्रमाण नहीं मिला। जैसे उसके बाद अगर वैदिक काल में देखें तो वहाँ के वन व्यवस्था में हम देखने को मिलते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता जैसा कोई वन व्यवस्था का प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ, यानी कि वन व्यवस्था का प्रमाण नहीं मिला। जैसे इसके बाद वैदिक काल में देखते हैं तो कुछ कास्ट में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इतिहासकारों के अनुसार सभ्यता में कई वर्ग जैसे कि पुरोहित, व्यापारी, श्रमिक और शिल्पी आदि वहाँ लोग शांतिप्रिय थे, यानी कि वहाँ पहुँचे थे। कौन से? पुरोहित लोग, व्यापारी लोग और श्रमिक लोग और शिल्पी। शिल्पी किसे बोलते हैं? जो चित्र वगैरह बनाते हैं। श्रमिक जो किसान थे। व्यापारी जो कि अपना उद्योग लगा के व्यापार करते हैं। पुरोहित यानी कि ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है, इस स्थल से मछलियों के कांटे, मांस के अवशेष प्राप्त हुए। इससे अनुमान लगाया जाता था कि इस सभ्यता के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों भोजन का सेवन करते थे। यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ आपको? मछली के कांटा और मांस के अवशेष भी प्राप्त हुए, जिससे पता लगा कि यहाँ पे मांसाहारी लोग भी और शाकाहारी लोग भी रहते थे। ठीक है, अब आते हैं जैसे कि चुनहुद्रों में मन के बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ। इतिहासकार के अनुसार इस सभ्यता को पुरुष और महिलाओं दोनों आभूषण के धारण करते थे, यानी कि यहाँ पे महिला और पुरुष, आज के टाइम में केवल महिला आभूषण न पहनती हैं, लेकिन उस टाइम में कौन? महिला की तरह पुरुष पहनते हैं, पर वैसा नहीं पहनते हैं, आँख, नाक, कान सभी जगह पहनना। इसके साथ साथ सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग इस सभ्यता के द्वारा किया गया। सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग भी इसी टाइम किया गया था। इस सभ्यता को लोग अपने मनोरंजन के लिए क्या करते थे? शिकार करते थे, नृत्य करते थे, पासों का खेल और पशुओं की लड़ाई जैसे क्रिया करते थे, यानी कि अपना मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे? शिकार करते थे, डांस करते थे और लूडो जिसे बोलते हैं पासा हिंदी में। ठीक है, पासा खेल और पशु की लड़ाई, यानी कि ये सब क्रिया करते थे। इस सभ्यता में लोग कुबड़ वाला सांड का पशुपालन करना पसंद करते थे। सबसे प्रिय पशु आता था, पूछ सकता है उस समय पशु कौन था? तो कुबड़ वाला सांड का पशुपालन करते थे और सबसे प्रिय पशु माना जाता था। ठीक है, इसके साथ साथ गाय घोड़े से भी यहाँ के लोग परिचित थे। गाय और घोड़ा से क्या थे? लोग परिचित थे। और इसके अलावा एक सिंग वाला गैडे का चित्रण भी देखने को मिलता है, परंतु इस एक काल्पनिक पशु के रूप में देखा जाता है। सुरकोटदा जो घोड़े किश्तियों के अवसर प्राप्त हुए, घोड़े से यहाँ के लोग परिचित थे। एक सिंग वाला गैडा भी यहीं से प्राप्त हुआ था। ठीक है, पशुपालन का प्रयोग यात्रा, कृषि में सहायक और कृषि में सहायता, दूध और बाकी चीज़ों में जैसे किया जाता था। पशुपालन का प्रयोग क्या कर रहे थे? आपको कृषि में सहायता, किसान में भी, जैसे कि अब तो बहुत लोग कम करते हैं, अब तो एक तरह से इंस्ट्रूमेंट आ गए, यंत्र आ गए। और दूध का प्रयोग करते थे और यात्रा के लिए भी प्रयोग करते थे। ठीक है, चीन चीज़ के लिए। आर्थिक जीवन में व्यापार इन लोगों का कैसा था? इस सभ्यता के लोग अपने क्षेत्र के बाहर देशों के, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, अफगानिस्तान, ईरान, मिस्र जैसे देशों पर करते थे, यानी इन सब देशों के साथ में क्या करते? व्यापार करते थे। दोस्तों अब एक चीज़ पूछता उस समय क्या नियम था, कैसे व्यापार करते थे? तो उस व्यापार का नाम क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि बार्टर सिस्टम। इसमें वस्तुओं का आदान प्रदान करके चीज़ों को खरीदी और बेची जाती थी। क्या किया था?
चीज़ों को खरीदी और बेची जाती थी। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं आयात निर्यात में क्या होता है। जैसे चांदी आपको ईरान और पाकिस्तान से आयात हुआ, ठीक है, तो निर्यात में क्या मिलता था, शुद्धि वस्त्र, यानी कि एक चीज़ से दूसरा चीज़ देना, ठीक है, चांदी की शुद्धि वस्त्र। टीन से क्या था, अफगानिस्तान आयात हुआ था, इधर से क्या मिला में हाथी दांत। तांबा से खेतड़ी, राजस्थान से आयात, यानी कि तांबा, तो इमारती लकड़ी से मिलता था। लाजवर्द यानी कि मेसोपोटामिया में से आयात, तो क्या मतलब धातु या अनाज, ठीक है। अब कृषि की बात है। कृषि संबंधी बहुत सारे प्रमाण इससे प्राप्त हुए, जैसे बनमाली से मिट्टी के हल प्राप्त हुए और कालीबंगा से जोते हुए खेत प्राप्त हुए। कृषि से क्या हुआ, बनमाली के मिट्टी और कालीबंगा से जोते हुए खेत। इस प्रकार सभ्यता के लोग कृषि संबंधित जुताई बुआई सिंचाई करते थे। कपास सबसे पहले खोज के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ। आप पूछ सकते हैं कपास की खोज सबसे पहले कहाँ हुआ, तो सिंधु घाटी सभ्यता से। और लोग इस सभ्यता के लोग क्या, गेहूं मटर जौ फसल पर थे। उस सभ्यता में कौन कौन फसल थे, तो गेहूं जौ मटर, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं जौ मटर, ठीक है। चावल के बहुत कम प्रमाण अंग की सभ्यता से प्राप्त हुए। इसके स्थल में लोथल और रंगपुर से चावल भूसे प्रारंभ हुए। देखिए सिंधु सभ्यता समय चावल नहीं मिला, कब मिला, लोथल के समय रंगपुर से चावल और भूसा। गन्ना और रागी से फसलों के प्रमाण सभ्यता को देखने को नहीं मिलते हैं, मतलब गन्ना और रागी इस समय नहीं मिला था। अब आते हैं उद्योग में। जैसे कपास की खोज सबसे पहले प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ के लोग सूती वस्त्रों को पार करते थे, अपने सूती वस्त्र विदेशों में निर्यात करते थे। तो उद्योग यानी कि व्यापार में क्या करते थे, इन लोग सूती वस्त्र बनाते थे और उसको एक दूसरे देश से व्यापार करते थे रात रात। अब बर्तनों का निर्माण और शिल्प संबंधी कार्य, जैसे मूर्तियाँ बनाना, खिलौने बनाना, कि इसी टाइम में करते थे लोग, ठीक है, सिंधु सभ्यता में। इसके साथ साथ सूती वस्त्र के प्रमाण में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। सूती वस्त्र कहाँ से प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो से। अब आते हैं धार्मिक जीवन में। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म के प्रमाण तो देखने को मिलते हैं, परंतु धर्म समाज का एक अंग के रूप में कार्य करता रहा है। इस सभ्यता में धर्म समाज में पूर्ण रूप से हावी नहीं था। इस सभ्यता में लौकिक सभ्यता भी, अर्थात जो चीज़ें देखी जाती थी उन्हीं पर विश्वास करने से मूर्ति का पूजन। इस सभ्यता में मंदिर कोई प्रमाण में देखने को मिलता नहीं मिला, केवल मूर्ति का पूजन। मातृ देवी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, क्वेश्चन बन सकता है, तो मोहनजोदड़ो से। उर्वरता की देवी की, यानी कि उर्वरता किसे कहते हैं, पृथ्वी की देवी की मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुआ, जिसमें एक स्त्री गर्भ से पौधों को निकालता हुआ दिखाया गया है। एक स्त्री क्या होती है, गर्भ से पौधों को पेट से निकाल रही है। इस प्रकार प्रमाण मिलते कि सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते हैं। इसी से पता चला कि यहाँ के लोग पूजा करते थे मातृ देवी का। इसके साथ साथ हड़प्पा से मुहरे प्राप्त हुए, जिन पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ का चित्र बना हुआ है, जिनके चारों तरफ से कई पशु बैठे हुए थे। इन सारे पशुओं को नृत्य करने वाला देवताओं को पशुपति कहा जाता है। और मैं बता दूं कि पशुपतिनाथ आज भी मंदिर आपको मिलेंगे, कहाँ पे, नेपाल में, जाकर देख सकते हैं। इस सभ्यता के सबसे प्रमुख देवता पशुपतिनाथ को मानता है। इसके साथ साथ लिंग योनि की पूजा, नाग पूजन, पशु पूजन, बीज पूजन, स्वास्तिक चिन्ह जैसे प्रमाण मिलते हैं। सिंधु घाटी में किसी किसी लिंग योनि का पूजा था, नाग का पूजा यानी कि नाग सांप का भी पूजा, पशु पूजन यानी कि पशु का भी, ब्रिज का भी पूजन होता था, और स्वास्तिक चिन्ह जो होता है ना, पूजा करते समय बनाया जाता है, उसको भी मिले थे। स्वास्तिक चिन्ह का सबसे पहला प्रमाण इस सभ्यता से मिला, याद रखिएगा। हाँ, इस प्रकार देखा जाए कि प्रकृति से जुड़ी हर चीज़ जो मानव जीवन का उद्धार करती है, उसकी पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से की जाती थी। लोथल और कालीबंगा जैसे स्थल, अग्निकुंड प्रमाण मिले। अनुमान लगाया जाता था कि हाँ, इस प्रकार सभ्यता के लोग हवन कैसे माध्यम पूजा करते हैं। इस प्रकार इस सभ्यता में धर्म सिर्फ एक अंग के रूप में कार्य कर रहा था, वह समाज में वर्चस्वशाली नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के मुहरे, जैसा कि हमने ऊपर जाना है कि सभ्यता में लोग बाहर के देशों से व्यापार करते थे और व्यापार के करने में मुहरों का भी उपयोग हुआ था। इस सभ्यता और नील नदी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच व्यापार हुआ करता था और प्रमाण पाए गए, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से पाई गई मुहरे। यह मुहरे सभ्यता के साथ नील नदी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी कही। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस, लगास, निपुर और जैसे क्षेत्रों से प्राप्त हुए। ठीक है, इतना मैंने आप लोग को बताया। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। अब से लगभग 3500 से ज़्यादा मूरी सभ्यता के प्राप्त हो चुकी थी। इन अन्य प्रकार के चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे ज़्यादातर मूरों में चौकर थे, चौकोर। इनमें अलग जाने से सांड, हाथी, गैंडा, बाघ, भैंस, जंगली भैंस, बकरी, मगरमच्छ, खरगोश, एक सींग वाला जानवर
जैसे जानवर के चिन्ह प्राप्त हुए। कब? सिंधु घाटी सभ्यता के समय। इन मुहरे के ऊपर नीचे की तरफ अनेक प्रकार के अलग अलग चिन्ह बनाए गए थे। मुहरे के ऊपर की तरफ सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त लिपियों द्वारा लिखा गया था, लेकिन क्योंकि इस लिपि को भी अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है, इसलिए ज़्यादातर इतिहासकार यह अनुमान लगा सकते थे यहाँ व्यापारी नाम आदि होना होगा। कुछ मुहर ऊपर से जो जानवर उस पर बने हुए थे उनके बर्तन कुछ मुहरे बने हुए थे। देखिए स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, मुहर बना होता था। ये क्या आपको गाय टाइप का लग रहा होगा, एक सिंग वाला यानी कि गैंडा हो गया आपको ना। ऊपर कुछ बना हुआ चित्र है। इस सभ्यता में पाए मुहर एस्टेट खनिज या साबुन का पत्थर भी कहते थे। इसमें बनी हुई खनिज ज़्यादातर नदी किनारे पाया था। यानी कहाँ पर पाया था? नदी किनारे। परंतु कुछ मुहर सुलेमान पत्थर, तांबा, चांदी, स्वर्ण, कैल्साइट, पैनाइज, टेराकोटा, हाथी दांत से बनी होती थी। पर उस टाइम तांबा से भी, चांदी से भी, सोना से भी, हाथी के दांत से भी बनाया जाता था। और मुहर की लंबाई कितनी थी? 0.6 से लेकर 2.5 इंच तक होती थी। क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मुहर एक सिंग वाला जानवर की मुहर मोहनजोदड़ो में पाई जाने वाली मुहर 60% मुहर एक सिंग वाला जानवर प्राप्त हुई। हड़प्पा में पाई जाने वाला मुहर 40% एक जानवर प्राप्त हुई। जैसे ही हमने ऊपर जाना कि ज़्यादातर मुहर चौकर हुआ करती थी, परंतु कुछ मुहर आयत आकार में पाई गई। इन आयत आकार वाले मुहरों में सिर्फ चिन्ह बने हुए होते, कोई जानवर इसमें नहीं बना होता था। इसके साथ साथ गोल, त्रिकोण, बेलनाकार जैसे आकार में मुहर सिंधु घाटी सभ्यता प्राप्त हुई। कैसे प्राप्त में? गोल हुआ था, त्रिकोण और बेलनाकार के भी आकार से प्राप्त हुआ। कुछ मुहरों के बीच में एक छेद पाया गया। इस इतिहासकार अनुमान लगाते कि उस समय इन लोग मुहरों को अपने गले में बांधते रहते होंगे। इसके अलावा कुछ मुहरे ऐसे भी थे जिसमें कि जानवर के चिन्ह नहीं बल्कि कोई धार्मिक चिन्ह बना होता था। जैसे कुछ मुहरों में पृथ्वी के देवी चिन्ह मिलते, कुछ मुहरों पर स्वास्तिक के चिन्ह मिले और कुछ मुहरों पर पशुपतिनाथ के। पशुपति चिन्ह की मुहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया की सभ्यता की 3 बेलनाकार मुहरें, 2 चांदी से बनी सिंह के जानवर मुहरें प्राप्त हुए। इनके साथ साथ कालीबंगा से मेसोपोटामिया की सभ्यता बेलनाकार प्राप्त हुई। यह बेलनाकार मुहरें पश्चिम एशिया की सभ्यता में ज़्यादा प्रचलन थी। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने ऊपर जाना कि चौकोर आकार की मुहरें ज़्यादा पाई गई, लेकिन फिर भी एक बेलनाकार मुहर जिसमें भारतीय प्रतीक का चिन्ह है वह कालीबंगा से प्राप्त हुआ। बेलनाकार चिन्ह का जो प्राप्त हुआ वो कहाँ से हुआ? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, याद रखिएगा। ठीक है गाइस, इससे देखा जा सकता है कि भारतीय प्रतीक के चिन्ह वाली बेलनाकार मुहर सिंधु घाटी सभ्यता से। इस मुहर में एक महिला बानी है, इसमें अलग अगल बगल 2 आदमी हैं जिन्होंने एक हाथ के द्वारा महिला को पकड़कर और दूसरे हाथ में तलवार है। यह मुहर मानव के बलिदान का प्रतीक है। यानी कि उस समय का चित्र बनाया गया था जो कि मानव के बलिदान का प्रतीक था। कैसे था? एक महिला बनाई थी, ठीक है, जिसके अगल 2 आदमी थे। एक हाथ के द्वारा महिला को पकड़ा था और एक हाथ में तलवार एक आदमी था। 2 आदमी था एक महिला के साथ। लोथल में एक फारसी खाड़ी मुहर प्राप्त हुई जो एक गोले के आकार में है। धर्माबाद में सिंधु घाटी सभ्यता बनी गोलाकार मुहर प्राप्त हुआ। धौलवीरा में सभ्यता 2 आयताकार मुहर प्राप्त हुए। इतिहासकारों के अनुसार मुहरें सिर्फ व्यापार के संबंध के उपयोग नहीं किया थी, बल्कि यह अन्य व्यापार के लिए भी किया था। व्यक्ति की पहचान करने के लिए मुहरों का इस्तेमाल किया जाता होगा। यह भी हो सकता है कि मुहरों का उपयोग किसी व्यक्ति की समुदाय को पहचानने के लिए किया जाता होगा, जैसे कि अलग अलग तरह के 10 जानवरों की इस मुहरे से प्राप्त हुए हैं। यह भी हो सकता था कि 10 तरह के समुदाय होंगे, हर समुदाय के अलग अलग जानवर वाले चिन्ह का मुहर भी हो सकती थी। सबसे ज़्यादा एक सींग वाले जानवर की मुहर पाई गई, इसलिए हो सकता है कि इन सींगों वाले मुहर के समुदाय के लोग सबसे पहले ज़्यादा शक्तिशाली होंगे, परंतु सभी अनुमान मात्र है। अब आते हैं नगरीय सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता को भारत का सबसे प्रथम नगरीय सभ्यता माना जाता है। यही से नगरों का स्वरूप विकास आरंभ प्राप्त हुआ। ठीक है, पक्के मकान, निकासी व्यवस्था, चौड़ी सड़क, इस तरह की सारी सुविधाएं नगर में सब सभ्यता का नागरिक सभ्यता विशेषता थी। इस सभ्यता के नगर पार्क की दृष्टि से प्रधान हुआ करते थे। कांस्य युग। दोस्तों, जैसे हमने इसमें पिछले आर्टिकल पाषाण युग में जाना था कि जिस काल में पत्थरों का उपयोग पाषाण काल कहता है, यानी पत्थर का उपयोग पाषाण काल। जिस काल में तांबे का उपयोग क्या? ताम्र युग। याद रखिएगा, तांबा को ताम्र कहते हैं। जिस काल में लोहे का उपयोग उसे क्या कहेंगे? लौह युग। जिस काल में कांस्य का उपयोग होता है कांस्य युग। समझ गए कांस्य में। इस सभ्यता में कांस्य का उपयोग लोगों द्वारा किया, इसलिए कांस्य युग सभ्यता कहते हैं। अब आते आदि ऐतिहासिक काल। इसका यह तात्पर्य है कि जिस काल की जानकारी पुरातात्विक स्रोत और साहित्य या लिखित स्रोत दोनों से मिलती है, लेकिन उसे साहित्य या लिखित स्रोत को अभी तक नहीं पढ़ा सका, इसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। समझ गएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से पुरातात्विक स्रोत और साहित्य या लिखित स्रोत दोनों प्राप्त हुए, लेकिन इसके लिखित स्रोत को अभी तक नहीं पढ़ा जा सकता।
इसलिए इस काल को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस सभ्यता के संबंध में चित्रलिपियाँ प्राप्त हुई, लेकिन अभी तक लिपियों को नहीं पढ़ा सकता क्योंकि किस प्रकार के लैंग्वेज है सभी को आज तक नहीं मिला है। इसलिए दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि इतिहास के संबंध में 3 प्रकार से विभाजित हुआ था। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, जैसे प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये देख सकते हैं आपके सामने क्या क्या है। फेयर सर्विस, सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए बार बार पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न हैं जो कि इम्पोर्टेंट लिखा है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई? तो 1921 में भारत के पुरातात्विक विभाग के प्रमुख सर जॉन मार्शल थे। उनके नेतृत्व में क्षेत्र में खुदाई का कार्य आरंभ हुआ था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? इसके बारे में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा क्षेत्र में खोज की गई और राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खोज की गई। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभिक खोजकर्ता के रूप में इनको भी देखा जाता है। सिंधु घाटी के प्रमुख देवता कौन कौन थे से पूछा है। इसमें सभ्यता से प्रमुख देवता पशुपतिनाथ को ही माना जाता है। इस सभ्यता के लोग मातृ देवी का भी पूजन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता किसने लिखी थी? तो चार्ल्स मैसन के द्वारा नैरेटिव ऑफ जीनिस नामक एक पत्रिका निकाली गई जिसमें हड़प्पा क्षेत्र का वर्णन किया था। सिंधु घाटी सभ्यता को किसने लिखा है? तो चार्ल्स मैसन ऑफ द्वारा नैरेटिव ऑफ। सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य नाम यानी कि दूसरा नाम क्या था? तो सिंधु एवं सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु एवं सरस्वती सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता में पोषित जानवर क्या था, यानी कि जानवर कौन था? तो एक कुबड़ वाला सांड का पशुपालन करना पसंद करते और सबसे पेरिपिस माना था। सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत कैसे हुआ? इस सभ्यता का पतन कारण बाढ़ को माना जाता है। अब बाढ़ को यहाँ ज़्यादा विद्वान ने अपनी सहमति दी थी, अर्थात बाढ़ के कारण सभ्यता पतन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ? तो बाढ़ के द्वारा हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कब हुआ? इतिहासकारों के अनुसार 1800 ईसा पूर्व लगभग सिंधु घाटी का पतन हुआ। तो गाइस आपके टोटल कंप्लीट हो गए। 1 घंटे की वीडियो था जो मैंने आपको लेकर आया था। गाइस मैंने आपको टोटल सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज मैंने बता दिया। ठीक है, और भी कुछ मैं इससे रिलेटेड बताता हूँ आपको, उसे भी ध्यान से सुने। वो भी करीब आपको कुछ देर तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि मैं बताऊंगा। और इसी किलोमीटर के क्षेत्रफल में त्रिभुजाकार स्वरूप में फैला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता भारत में कितना 13 लाख वर्ग किलोमीटर, और किस आकार में? तो त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगुलर। नेक्स्ट है यह उत्तर में मांडा, उत्तर दिशा में कौन है? मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर में मांडा है। दक्षिण में दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। और पूर्व में आलमगीर, आलमगीर कहाँ है आपको? उत्तर प्रदेश में। और पश्चिम में कौन है? सुतकांगेडोर यानी कि पाकिस्तान में फैला हुआ है। ठीक है, यह सभ्यता सौराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्र में स्थित है। यह सभ्यता कौन कौन देश में? राजस्थान में, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर में इत्यादि क्षेत्र में स्थित है। अब आते हैं गाइज सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी प्रमुख स्थल, यानी कि प्रमुख कुछ स्थल थे। ठीक है, सिंधु घाटी कि हड़प्पा थे आपको हो गए, जैसे कि मोहनजोदड़ो यहाँ दिया है, चुनहुदरो दिया है, कालीबंगा दिया है, लोथल दिया है, धौलावीरा दिया है। अब सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं मेन क्या क्या होता है। जैसे तो मैंने तो बता चुका है, पर यहाँ पे आप लोग का आपको शॉर्ट में आपका रिवीजन हो जा रहा है। ठीक है, छोटा में हड़प्पा के बारे में। यह स्थल वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। क्वेश्चन यही पूछता है, ऑब्जेक्टिव बहुत बार, बिलीव नहीं तो आप लोग जाके चेकअप भी कर सकते हो। ठीक है, हड़प्पा किस राज्य में? तो पंजाब में। ठीक है, कहाँ? पाकिस्तान के पंजाब। अब बता दें कि पंजाब ही सबसे किनारे है जो कि पाकिस्तान में बॉर्डर के पास में रहा है। पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। ठीक है, मोंटगोमरी जिले में यहाँ सबसे पहले उत्खनन कार्य किया गया था। यहाँ पे सबसे पहले क्या खुदाई वाला काम स्टार्ट हुआ। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। पूछता है गाइस हड़प्पा किस नदी किनारे है? तो रावी नदी, और पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। ठीक है, सबसे पहले 1826 ईस्वी में से एक अंग्रेज पर्यटक चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीले के विषय में जानकारी दी थी। कब दिया गया था? 1826 में। सबसे पहले कहना अंग्रेजी पर्यटक था, इसका नाम क्या था? चार्ल्स मेसन। इसके बाद हड़प्पा स्थल की विधिवत खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में आरंभ हुई। लेकिन पूरे तरीके से खुदाई कब हुआ? 1921 में। किसके द्वारा, किसके नेतृत्व में? तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन में यही होता है ना, हड़प्पा सभ्यता खोज किसने की? तो 1921 में दयाराम साहनी का ही आता है। ठीक है, क्वेश्चन में भी याद रखिएगा। इस स्थल पर आबादी वाले क्षेत्र के दक्षिण भाग में एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ, यानी कि इस क्षेत्र में दक्षिण भाग में क्या मिला? कब्रिस्तान मिला, जिसे विद्वानों ने कब्रिस्तान एच नाम दिया, कब्रिस्तान एच। ठीक है, हड़प्पा में हमें एक विशाल अन्नागार के साथ भी मिले। सिंधु घाटी सभ्यता खुदाई में प्राप्त हुआ। तमाम संरचनाओं में दूसरी सबसे संरचना है।
इस अन्नागार में 6-6 की 2 पंक्तियां में कुल 12 विशाल कक्ष निर्मित हुए हैं। देखिए जैसे कि वहाँ पे एक विशेष विशाल अन्नागार मिला, साक्ष्य मिला, ठीक है, उसी खुदाई में अन्नागार में कितना 6-6 2 पंक्तियों में यानी कुल 6 यानी कि 12 हो गया विशाल कक्ष निर्मित पाए गए थे, यानी कि बड़ा बड़ा एकदम रूम बनाया होगा 12 6 पेड़ में। हड़प्पा से हमें एक पीतल की इक्का गाड़ी मिलती है। देखिए हड़प्पा से हमें क्या मिला, पीतल की इक्का, यानी कि पता चलता है कि वहाँ धातु का प्रयोग करते थे, ठीक है। इस स्थल पर स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाले मृत मूर्ति मिलती है, यानी कि स्त्री के गर्भ से कैसा निकलता हुआ पौधा का एक मूर्ति मिला, ठीक है। समूची हड़प्पा सभ्यता में हमें सबसे अधिक अभिलेख युक्त मुहरे यहीं से प्राप्त हुए, ठीक है। मुहरा एक होता है, मुहरा भी यहीं से प्राप्त हुआ। इतना चीज़ जो था आपको कहाँ से, हड़प्पा से प्राप्त हुआ। अब आते हैं मोहनजोदाड़ो से क्या क्या हुआ। मोहनजोदाड़ो का सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। गैस क्वेश्चन में सब होता है, मृतकों का टीला किसे कहते हैं, तो मोहनजोदड़ो को। यह वर्तमान पाकिस्तान में सिंध के लरकाना जिला में स्थित है। यह भी कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ, लरकाना जिला में, ठीक है। यह स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब नदी का नाम पूछेगा, ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का सिंधु नदी, और हड़प्पा कहाँ था, रावी नदी, ठीक है। तो यह स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल पर उत्खनन कार्य, मतलब इसका कार्य कब हुआ था, 1922 ईस्वी श्री राखलदास बनर्जी के द्वारा। वहाँ हड़प्पा में 1921 में किसके, दयाराम साहनी के द्वारा, और यहाँ पे कब हुआ, 1922 में। आप एक साल बढ़ा दीजिए, और कहेंगे श्री राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो का। मतलब कि इसका क्वेश्चन नहीं पूछा है मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो श्री राखलदास बनर्जी 1922 में, और किस नदी किनारे, तो सिंधु नदी किनारे। उम्मीद करते हैं आप लोग याद रखिएगा। चलिए गाइस सेकंड में आते हैं। लिखा है इस स्थल से हमें एक विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ सड़कों का जाल बिछा हुआ था। यहाँ पर सड़कें ग्रिड प्रारूप में बनी हुई थी। यहाँ से मिली सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है। यानी कि इस स्थल में सबसे विशाल क्या था, विशाल में स्नानगार, यानी कि नहाने का जो होता है ना, स्नान, उसी को बोलते हैं स्नान। तो वहाँ भी मिला एक बहुत ही बड़ा, मतलब जैसा रूम था बना हुआ नहाने वाला। यहाँ सड़कों का जाल बिछा हुआ था। क्या का बिछा हुआ था, सड़कों का जाल बिछा हुआ था। यहाँ पर सड़कें ग्रिड प्रारूप में बनी हुई थी। क्वेश्चन पूछ सकता है किस रूप में, तो ग्रिड प्रारूप के बनी में थी। यहाँ से मिली सबसे बड़ी इमारत विशाल है। यहाँ का सबसे बड़ी विशाल इमारत कौन, अन्नागार, याद रखिएगा। नेक्स्ट गाइस, सर्वाधिक मुहरे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। देखिए मुहरे तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ से हुआ, तो मोहनजोदड़ो से। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा स्थल से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरे प्राप्त हुए, तो वही बोल दिया कि सर्वाधिक मुहरे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, लेकिन उल्लेखनीय है ना कि हड़प्पा से भी। नेक्स्ट है, यहाँ से प्राप्त हुए अन्य प्रमुख अवशेषों में शामिल है कांसे की नृत्य की मूर्ति की, मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, अलंकृत दाढ़ी वाला पुजारी इत्यादि। मतलब पूछ सकता है कि यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ था। तो देखिए कांसे की नृत्य की मूर्ति यानी कि नर्तकी, यानी कि डांस करते हुए कांस का मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति। पशुपतिनाथ एक मंदिर है, ठीक है, आपको नेपाल में अभी, तो वहाँ पे मुद्रा पे पशुपतिनाथ का छापा हुआ था। फिर सूती कपड़ा वहाँ से मिला, अलंकृत दाढ़ी वाला पुजारी, यानी कि दाढ़ी वाला जो पुजारी होता है ना, बनाया गया था, अलंकृत यानी कि निर्मित चित्र के द्वारा। अब आते हैं चुनहुदड़ो के बारे में। चुनहुदड़ो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। ये भी कहाँ है, पाकिस्तान में, किस नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे। यहाँ पर उत्खनन कार्य कब, 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके के नेतृत्व में किया गया। किसके नेतृत्व में, अर्नेस्ट मैके के नेतृत्व में किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर शहरीकरण का अभाव था। क्या कहा, यहाँ पे शहरीकरण का अभाव था, ठीक है। इस स्थल से विभिन्न प्रकार के मन के उपकरण, मुहरे इत्यादि प्राप्त हुई। अब चुनहुदड़ो से में क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो उपकरण यानी कोई आपको मिल गया, मुहरे और मन के इधर प्राप्त हुआ। इस आधार पर विद्वानों द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि चुनहुदड़ो में मन के निर्माण का कार्य होता था। मन के निर्माण कुछ होगा गाइस, उसी का निर्माण कार्य होता था। इसलिए इस स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक केंद्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल को औद्योगिक केंद्र कहते हैं, तो चुनहुदड़ो को, याद रखिएगा। चुनहुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से हमें वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए। वक्राकार यानी क्या होता है, वक्राकार यानी कि टेढ़ी ईंटा का स्वरूप हमको कहाँ से प्राप्त हुआ, यानी कि ईंट मिला था
लेकिन टेढ़ा कहाँ से मिला? तो चुनहुदरों से ही, ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर में, कालीबंगा। कालीबंगा स्थल वर्तमान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा कहाँ है आपको? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। बाकी जितना भी पढ़े हम लोग सब कहाँ था? पाकिस्तान में, लेकिन कालीबंगा आपको राजस्थान में है, जो कि हनुमानगढ़ जिला में। यह प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यानी कालीबंगा किस नदी किनारे स्थित है? तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। इस स्थल की खोज 1953 में ईस्वी में अमलानंद घोष द्वारा की गई। देखिए किसी का 1935 था, 1921 था, 1922 था, अब कितना आ गया? 1953। इस स्थल की खोज कालीबंगा की खोज कब हुआ? 1953 में। पूछेगा किसके द्वारा किया गया? तो अमलानंद घोष द्वारा, अमलानंद, याद रखिएगा, और 1953 में। और कालीबंगा किस नदी किनारे स्थित है? सरस्वती नदी किनारे। अब आते हैं सेकंड पॉइंट इसके बारे में। कालीबंगा नामक स्थल से हमें जोते हुए खेत, एक साथ 2 फसल की बुवाई, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। यहाँ से जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। देखिए कालीबंगा में जिस प्रकार हर जगह कुछ ना कुछ मिला ना, तो कालीबंगा में मिला। कालीबंगा में क्या मिला? जोते हुए खेत, ठीक है, एक साथ 2 फसल की बुवाई, एक साथ क्या? 2 फसल की बुवाई, अग्निकुंड के साक्ष्य, अग्निकुंड यानी कि जहाँ पे हवन होता है, लेकिन यहाँ के जल के प्रणाली के साक्ष्य नहीं मिले, जल के निकासी प्रणाली के साक्ष्य नहीं मिला, ठीक है। यहाँ से बेलनाकार मुहरे अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले, ठीक है, ईंट मिला, लेकिन वक्राकार मिलता तो किस में था? चुनहुदरों में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ईंट केवल मिला, अलंकृत यानी कि बना हुआ ईंट के साक्ष्य मिले। और मुहरा कैसा था? बेलनाकार मुहरा, ठीक है, जो कि हमको सब कालीबंगा से ही प्राप्त हुए। अब आते हैं हम लोग लोथल। यह भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक भाग है। लोथल वर्तमान में कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। आपको हड़प्पा था पाकिस्तान में, अभी हम लोग जस्ट कालीबंगा पर है, कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। लेकिन लोथल भी आपको इंडिया में है, कहाँ पे? गुजरात के अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में किस नदी किनारे? तो भोगवा नदी, याद रखिएगा, भोगवा नदी तट। कालीबंगा कहाँ था? सरस्वती नदी। तो लोथल वर्तमान में कहाँ है गाइज? गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट किनारे स्थित है। यह स्थल खंबात की खाड़ी के अत्यंत निकट स्थित है। कहाँ है? खंबात की खाड़ी। इस स्थल की खोज कब हुआ? 1957 ईस्वी में श्री SR राव द्वारा की गई थी। यानी कि इसका खोज कब किया गया? 1957 में। किसके द्वारा? CSR राव, श्री SR राव, याद रखिएगा, ठीक है, 1957 में। 1953 में हुआ था आपको कालीबंगा का। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल प्रमुख बंदरगाह स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कैसा था? प्रमुख बंदरगाह स्थल था, ठीक है। यानी कि बंदरगाह, देखिए सबसे अलग हो गया आपको बंदरगाह, हर कहीं नहीं मिला। बंदरगाह यानी कि जो आपका हम लोग आयात निर्यात करते हैं कोई सामान यहाँ से वहाँ, इस देश से अलग देश में, तो उसी को बोलते हैं बंदरगाह का प्रयोग करता था, ठीक है। तो कहाँ पर मिला हम लोग को? लोथल में पता चला था कि ये खंबात के खाड़े में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल प्रमुख बंदरगाह स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के इस बंदरगाह स्थल लोथल में एक विशाल गोदी बाड़ा मिला। देखिए अब वहाँ पे हम लोग क्या मिला? बंदरगाह में विशाल गोदी बाड़ा मिला, विशाल गोदी बाड़ा मिला, ठीक है। लोथल से अब आते हैं क्या क्या सामान मिला। धान एवं बाजरे दोनों के साथ मिलते हैं। इस बंदरगाह स्थल से हमें 3 युगल समाधियों के साथ भी प्राप्त हुए। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ युगल क्या होता है। युगल होता है ना, से राजा है, ठीक है, तो उसका मंत्री का डेथ हो गया ना, तो उसके लिए जो बनाया जाता था ना दोनों का, मतलब कि मृत्यु में दफनाने के लिए, तो उसी को हम लोग युगल बोलते थे। तो 2 को पेयर बनता था। तो लोथल से हमको क्या मिला? धान और बाजरा मिला। याद रखिए फसल में कौन सा? धान और बाजरा दोनों के साथ मिला है। बंदरगाह से 3 युगल समाधि, युगल भी मिला, समाधि बताया, ये भी जैसे समाधि बनता है 3 युगल समाधि, याद रखिए। अब आते हैं धौलावीरा। धौलावीरा गाइस वर्तमान में गुजरात के कच्छ जिला के भचाऊ तहसील में स्थित है। देखिए धौलावीरा भी कहाँ है? गुजरात में ही। और लोथल भी आपको गुजरात में ही था, ठीक है, वो अहमदाबाद के था, भोगवा नदी किनारे। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिला में, ठीक है। और बता दूं कि सबसे छोटा जिला कौन सा है भारत का? तो कच्छ जिला ही है, ठीक है। कच्छ जिले के भचाऊ तहसील में स्थित है, ठीक है। यह सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल मानहर एवं मानसदर नदियों के पास स्थित है। अब धौलावीरा पूछे किस नदी किनारे स्थित है? तो मानसदर या मानहर, मानसदर या मानहर, ठीक है।
धौलावीरा में अन्य सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थलों के विपरीत नगर का विभाजन 3 हिस्सों में मिलता है। यानी कि धौलावार में अन्य सिंधु घाटी सभ्यता का कालीन के विपरीत नगर का विभाजन 3 हिस्सों में मिलता है। यानी कि 3 हिस्सों में बांटा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन अन्य नगरों का विभाजन 2 हिस्सा में, और सिंधु घाटी कितना 2 हिस्सा मिलता है और धौलावारी का 3 हिस्सा मिलता है, याद रखिएगा। धौलावीरा में हमें बांध अथवा कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य मिले। धौलावीरा में क्या मिला? बांध जो बनाया था ना पुल पे, और कृत्रिम जलाशय यानी कि जो लोगों के द्वारा बनाया जाता है तालाब, उसी को बोलते हैं कृत्रिम जलाशय। हमें कहाँ से मिला? धौलावीरा से। इससे यह सिद्ध होता है कि इस नगर में जल प्रबंधन की उत्कृष्ट व्यवस्था मौजूद थी। इससे यह मतलब पता चलता है ना कि यहाँ पे पानी का व्यवस्था अच्छा खासा था, तो लोग उसको एकत्र करके रखते थे। कब? धौलावीर के समय। ठीक है, अब आते हैं। इसके अलावा अन्य स्थल में राखी गढ़ी, संघोल, रोपड़ इत्यादि शामिल है। अब देखिए इसके अलावा भी और भी हैं जिसका जिक्र नहीं किया गया, जो मेन था किया गया। राखी गढ़ी, संघोल, रोपड़, कोटदीजी इत्यादि शामिल है। ठीक है, सभी चीज़ें। अब आते हैं गाइज सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन। सड़कें समकोण पर काटती थी। इस प्रकार से नगर योजना एक ग्रिड प्रारूप अर्थात जाल पत्ती पर आधारित है। सड़कें किस पे काटती थी? वहाँ पे समकोण पर। इस प्रकार नगर योजना में किसका ग्रिड प्रारूप का हुआ? सिंधु घाटी में जल निकासी प्रणाली अपना विशेष महत्व रखती है। इस दौरान शहर में नालियों का जाल बिछाया हुआ था। ठीक है, भवन निर्माण के लिए पक्की ईंटी का प्रयोग किया गया था। भवन निर्माण के लिए पक्की ईंटी का प्रयोग किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्रत्येक घर में एक रसोई घर, एक स्नान घर था। और सिंधु घाटी में सब घर में क्या रहता है? एक रसोई घर और एक आपको स्नान घर जरूर रहता था। ठीक है, नगर की 2 हिस्सों में विभाजित किया जाता था। नगर कितना? 2 हिस्सों में बांटा जाता था। एक पश्चिमी टोला जिसे दुर्ग कहते थे। ठीक है, पूछ सकता है दुर्ग किसे कहते हैं, तो पश्चिमी टोला को। जबकि दूसरा हिस्सा क्या था? पूर्वी टोला, जिसे क्या कहते थे? निचला नगर। पश्चिमी टोला के दुर्ग और पूर्वी टोला के निचला नगर, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता कालीन लोगों की सामाजिक स्थिति क्या थी? यह समाज मातृसत्तात्मक रहा होगा। इतिहासकारों के अनुसार समाज 4 वर्गों में विभक्त था। यहाँ के 4 भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, समाज को विद्वान, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी। ठीक है, विद्वान, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी। श्रमिक का मतलब पता है आपको? किसान। व्यापारी जो आपको उद्योग में व्यापार करते हैं, बिजनेसमैन। विद्वान यानी कि जो ब्राह्मण हो गए। योद्धा यानी कि जो युद्ध करते थे, यानी कि आपको क्षत्रिय लोग हो गए वो लोग। ये लोग शाकाहार और मांसाहार दोनों की तरफ भोजन का प्रयोग करते हैं। सिंधु सभ्यता समय लोग क्या शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रकार खाते थे। ये ऊनी और सूती वस्त्र दोनों ही प्रकार के वस्त्रों का उपयोग भी करते थे। ऊनी और सूती। ठीक है, ऊनी का प्रयोग ठंडे में, सूती का गर्मी में। पुरुष और महिलाएं दोनों ही आभूषण पहनते थे। अभी क्या है, केवल महिलाएं पहनती हैं ना, पर उस टाइम कौन? पुरुष और महिला दोनों पहनते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांतिप्रिय के लोग तो कैसे थे? शांतिप्रिय के थे, शांति से रहते थे। यहाँ से तलवार, ढाल, सिरस्तान, कवच इत्यादि के साक्ष्य नहीं मिले। यहाँ क्या तलवार का साक्ष्य नहीं मिला, ढाल, सिरस्तान, कवच कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि यहाँ के शांति के लोग आपस में रहते थे। सिंधु सभ्यता कालीन लोगों की आर्थिक स्थिति बातें हैं। अब सिंधु के ये लोग विभिन्न कृषि वस्तुएं जैसे जौ, चावल, गेहूँ, मटर, सरसों, राई, तिल, तरबूज, खजूर इत्यादि का उपयोग करते थे। अब पूछ सकता है कि फल में या सब्जी में क्या प्रयोग करते थे? तो जौ, चावल, गेहूँ, याद रखिएगा। जौ, चावल, गेहूँ, मटर, सरसों, तिल, तरबूज, खजूर इत्यादि। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से हमें जूते हुए कि खेत साक्ष्य मिले। एक साथ 2 फसल बोए जाने के साक्ष्य इत्यादि प्राप्त हुए। यानी एक साथ क्या 2 फसल बोए जाने के साक्ष्य मिला। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युग सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? कांस्य युग सभ्यता थी। कांस्य बनाने के लिए तांबा और टीन को 9:1 के अनुपात में रहता था। कांस्य बनाने के लिए किस अनुपात में? तांबा और टीन को 9:1 के अनुपात में रहता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे के से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता क्या? लोग किससे परिचित नहीं थे? किस तत्व से? तो लोहा। ठीक है, याद रखिएगा। उन्हें तलवार के विषय में जानकारी नहीं था। तलवार के विषय में जानकारी नहीं था। और तांबा और टीन को किस रेशियो में रखते थे गाइज? तो 9:1, यानी कि तांबा और टीन का प्रयोग पता उन लोग मतलब वहाँ पे मिल गया था उस टाइम तक, लेकिन लोहा से नहीं। तांबा और टीन का रेशियो क्या है? 9:1। क्वेश्चन पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस दौरान में आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार का समृद्ध अवस्था में थे। सुमेरियन सभ्यता के लेखों से ज्ञात होता है कि विदेशी में सिंधु सभ्यता के व्यापारियों को मेलुहा नाम जानता था। देखिए, सुमेरियन सभ्यता के अनुसार व्यापारियों को किस नाम से जानता था?
तो मेलुहा याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको लोथल नामक सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल से हमें फारस की मुहरें प्राप्त हुए। लोथल से हमें क्या प्राप्त हुआ? फारस की मुहरें तथा कालीबंगा से बेलनाकार मुहरें प्राप्त हुए। देखिए बेलनाकार मुहरें आपको कालीबंगा से, ये सभी प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ओर इशारा करते हैं। यह सही प्रमाण क्या करता है? एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इशारा करता है। नेक्स्ट गाइस, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन यानी कि इसका विनाश कैसे हुआ, ये खत्म कैसे हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसके संबंध में विद्वानों के अनेक मत हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मत सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि ये सभी मत सिर्फ अनुमानों के आधार पर दिया गया था। बहुत से अनुमान अलग अलग लोग दिए, लेकिन सभी को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि अपने मत के अनुसार बताया, अपना थिंकिंग अकॉर्डिंग, पर जो उसने रियल देखा वही बता सकता है। जैसे गार्डन चाइल्ड, मार्टिन व्हीलर, पिगेट मोर जैसे विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन कारण आर्य आक्रमणों को माना, यानी कि बता रहे कि आर्य लोग जब आ गए थे ना, तो आक्रमण कर दिया होगा, जिसके कारण वे लोग नहीं रहे। लेकिन विभिन्न शोध के आधार पर इस मत का खंडन किया जा चुका है और यह सिद्ध किया जा चुका है कि आर्य बाहरी व्यक्ति नहीं थे, बल्कि भारत से मूल निवासी थे। इसलिए आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मत वैध नहीं माना जाएगा। लेकिन कहा गया है कि आर्य कहाँ, दूसरे देश के लोग नहीं थे, हमारे ही देश के थे, इसलिए इसको नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदा, परिस्थिति असंतुलन, प्रशासनिक शिथिलता इत्यादि की सिंधु घाटी सभ्यता पतन के लिए दायी कारक बनते हैं। हाँ, ये माना जाता है कि बाढ़ आ गया होगा, किस तरह का कोई प्राकृतिक आपदा हो, इसके कारण क्या हो गया, विनाश हो गया। साक्ष्यों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक अत्यंत विकसित सभ्यता थी, लेकिन अभी तक इस बात का कोई सीधी सपाट उत्तर नहीं दिया सकता है कि आखिर इसका पतन कैसे हुआ। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रात्मक लिपि अभी तक पढ़ी भी नहीं गई है। ऐसे में जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ी जाती, तब तक इसके अनजुने सवालों को स्पष्ट उत्तर नहीं होगा। यानी कि फिर भी अभी तक इसका जो आंसर है ना, कैसे पतन हुआ, इसका अभी तक किसी को नहीं मिला है। और वहाँ से हमको चित्र जो प्राप्त हुए थे, लेकिन उस पर जो लिखा हुआ है ना, किसी को लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा है, जिसके कारण क्या अभी हम लोग बता नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे अभी सिंधु घाटी का सभ्यता का पतन का क्वेश्चन रहेगा गाइज, तो उसमें से आपको रहेगा अभी भी कि अभी तक पता है कि नहीं है। ये भी हो सकता है कि पतन होने के कारण, प्राकृतिक विनाश कारण, ये हो सकता है। ठीक है, तो गाइज आपके ये कंप्लीट हो गए। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 से 2000 ईसा पूर्व, 2500, 1750, 3500 से 1800, ये निश्चित नहीं हो सकता। बताइए, मैंने जस्ट बताया था, आप लोगों को पता होगा, उम्मीद करते हैं। तो भाई चलिए आंसर पे हम क्लिक करते हैं, 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय कालीन नहीं थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय क्या नहीं था? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो चलिए आंसर पर क्लिक करते हैं। तो ग्रीक की सभ्यता नहीं थी, तो उस समय क्या था? मेसोपोटामिया का था, चीन का भी था और मिस्र का था, लेकिन ग्रीक का नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता का कहाँ तक विस्तृत है बताइए? पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, या राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, या पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, या पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु या बलूचिस्तान। तो हमको हिसाब से लग रहा है डी आंसर राइट होना चाहिए। देखिए डी है, पंजाब में था, राजस्थान में भी आपको कालीबंगा, पंजाब में सिंधु सभ्यता, गुजरात में भी हम लोग लोथल पढ़े, उत्तर प्रदेश में आलमगीर पढ़े, हरियाणा में पढ़े, सभी थे। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? यानी घोड़ा का जो मिला था ना, कहाँ? सुरकोटदा में, वनमाली में, मांडा में, कालीबंगा में। चलिए आंसर पे आते हैं, तो सुरकोटदा में मिला घोड़ा का अवशेष। नेक्स्ट है गाइस, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? यानी सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो होगा आंसर राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगा बताया गया था। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरें मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? यानी किसका पदार्थ का उपयोग हड़प्पा के मुद्राओं के निर्माण के मुख्य? सेलखेड़ी का, कांसा का, तांबा का या लोहा का? तो गाइस क्या होगा? सेलखेड़ी का। सेलखेड़ी को मुद्रा के रूप में किया गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी गाइस? कांस्य युग, पुरापाषाण या नवपाषाण युग? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग था? चलिए आंसर पे आते हैं, तो कांस्य युग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि? तो क्या था? कृषि था।
कृषि भी था आपका, व्यापार भी था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बोला जाएगा तो क्या होगा, व्यापार। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, ग्रामीण, शहरी या खानबदास जनजातीय। तो हड़प्पा कैसा था, जस्ट बताया था आपको गाइज, शहरी। ग्रामीण आपको वैदिक काल के थे। सिंधु सभ्यता घर किससे बनाते थे, ईंट से, बांस से कि पत्थर से, लकड़ी से। तो हम लोग पढ़े अभी जस्ट ईंट से, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे, मुद्रा, कांच के औजार, कपास की जौ। चलिए आंसर आते हैं सी, यानी कपास में। निम्नलिखित उदाहरणों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन किए, सर जॉन मिर्शल, आर.डी. बर्जी, कनगिम, दयाराम साहनी। तो बताया गया था दयाराम साहनी ने 1921 में किए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है, यानी कि बंदरगाह कहाँ है, कालीबंगा, लोथल, रोपड़ की मोहनजोदड़ो। तो मैंने बताया था आपको कहाँ पे गाइस, लोथल में ही बंदरगाह है। पैमाने की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुआ बताइए, माप तौल से, कालीबंगा, हड़प्पा, चिन्होदरो की लोथल। देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, हम लोग सब पढ़े हैं लोथल में ही। ठीक है। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में बंटता है, 4 को बताए थे ना, शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक, शूद्र। तो कौन थे गाइस, बी होगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। जस्ट पढ़े थे। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम क्या होगा गाइस, सिंधु हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता नहीं, हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है ना, सभ्यता के लोग का सही चित्रण मतलब कौन सही है कौन गलत है। उनके विशाल महल मंदिर होते थे, नहीं गलत हो गया। वे देवी और देवताओं को दोनों को पूजा करते थे, पता नहीं। ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, मतलब युद्ध में घोड़ों द्वारा, ये तो पढ़ा ही नहीं हम लोग। तो इसका ऑप्शन आई थिंक मेरे को होना चाहिए 2 केवल होना चाहिए। अब देखते हैं क्या है, केवल 2, केवल 1 2। तो आंसर में केवल 2 बोल रहा है, यानी कि वे देवी देवताओं की केवल पूजा करते हैं। ठीक है, सही बात क्या है, देवी और देवताओं की पूजा होता था, जो कि वहाँ से हमको मूर्ति प्राप्त हुआ था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ, 1935, 1942, 1901, 1921। तो 1921 होगा, दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है, उन्होंने अश्वमेध की जानकारी दी थी, ये गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनके संस्कृति समान स्थिर नहीं थी। बताइए हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। तो उन्होंने पशुपति सम्मान आरंभ किया, यानी पशुपति का ही ना पूजा करते थे। और प्लस में गाय जो सिक्का था पशुपतिनाथ का ही तो था, पिक्चर उस पर। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी, उचित, समाजवादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित। तो हड़प्पा में कैसा था, उचित समाजवादी। ठीक है। सिंधु का नखलिस्तान यानी कि बाघ हड़प्पा सभ्यता किस स्थल कहा गया है, सिंधु का नखलिस्तान, हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को, लोथल को। तो सिंधु का नखलिस्तान किसे कहा गया गाइज, आप लोग को मोहनजोदड़ो को। ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, यानी हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था, वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। हम लोग जस्ट पढ़े क्या गाइस, त्रिभुजाकार। सही है। अब सूची आपको है, बोल रहा है कौन सही है कौन गलत है। अब यहाँ दिया हड़प्पावासी का रावी नदी, मोहनजोदड़ो का सिंधु, लोथल का भुगवा नदी, कालीबंगा का घगर। क्या सही है। अब देखिए ऑप्शन है, ए का 1 2 3 4, बी का 2 1 4 3, सी का 4 3 2 1, डी का 1 2 3 4। जैसा गाइस मैंने सब बता चुका, लोथल में आपको भोगवा नदी होगा। चलिए अब आंसर देख लेते हैं क्या होता है, यानी कि ए का 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि आपका बी का 1 हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो कौन, रावी नदी है। ठीक है। सी का आपका क्या होगा 2, यानी कि लोथल कहाँ है आपको, भोगवा नदी पे। अब यहाँ पे दिया है गाइस डी यानी कि 4, कालीबंगा में घगर नदी सही है, लोथल में भोगवा नदी सही है, मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी सही है, हड़प्पा में आपको रावी नदी, यानी कि चारों जो सामने दिया है ना एकदम सही है। लोथल भोगवा, कालीबंगा का घगर नदी, मोहनजोदड़ो का सिंधु नदी, हड़प्पा का रावी नदी। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आपको याद हो जाएगा। हड़प्पा में रावी नदी, मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी, लोथल में भोगवा नदी और कालीबंगा में घगर नदी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं,
हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? बताइए, खेत का जोता हुआ था ना, मैंने जस्ट बताया था, रोपड़ में, लोथल में, कालीबंगा में कि बनावली में। तो कहाँ मिला था गाइस? कालीबंगा में। कालीबंगा आपको कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, ठीक है, हनुमानगढ़ जिला में। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर मिल रहा? अब ईंटों का भी मैंने बताया था, कालीबंगा, चिन्हुद्रो, मोहनजोदड़ो की बनमाली। तो आंसर क्या होगा? कालीबंगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो का कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात के उत्तर प्रदेश। तो मोहनजोदड़ो कहाँ है गाइस? आपको सिंधु में। सिंध बोलिए या सिंधु बोलिए, दोनों सही है, सिंधु में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानघर पाया गया। स्नानघर के बारे में मैंने बताया था, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। तो आपको मोहनजोदड़ो में पाया गया। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवी का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? बताइए। आदि शिव, आदि ब्रह्मा, आदि विष्णु या आदि इंद्र? किनका मिलता है हमको सिंधु सभ्यता में? तो शिव का मिलता है, ठीक है, आदि शिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बनमाली या लोथल? तो कहाँ पे था गाइस? लोथल में, यानी कि हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात के लोथल में था। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जीतों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला कि मृतकों का टीला? मैंने आपको बताया था माउंट ऑफ डेड यानी कि मृतकों का टीला, माउंट ऑफ स्लेव यानी कि दासों का टीला, माउंट ऑफ स्केलेटन कंकाल, माउंट ऑफ लिव यानी कि जीवित का टीला। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? यानी हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता? आंसर क्या होगा गाइस? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु स्थल के उत्खनन से प्राप्त मुहरे पर निम्नलिखित में किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ? यानी कि सिंधु स्थल जो प्राप्त मुहरा हुआ था ना, मुहरा पर किस पशु का चित्र था? शेर, घोड़ा, बैल की हाथी? तो किसका था गाइस? बैल का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपनी नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए या अपने उद्योग के लिए? तो सिंधु घाट सभ्यता किसके लिए जानी जाती है गाइस? अपनी नगर नियोजन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, किनमें से कोई नहीं? तो होगा सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो आपको लोथल स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो की सिंध? तो आपको हड़प्पा था, याद रखिए, सबसे पुराना है हड़प्पा, ठीक है। और सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में है? तो लोथल है, लोथल है। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, ये सब का है पाकिस्तान में, ठीक है, लोथल लेकिन केवल भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिले? बताइए, चांदी किसके मिला, किस सभ्यता में? हड़प्पा संस्कृति में, वैदिक संहिता में, चांदी की आहत मुद्राओं में, पश्चिम भारत की ताम्रप्रसाद संस्कृति में? तो कब मिला है? हड़प्पा संस्कृति में ही चांदी मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यानी कि सिंधु की सभ्यता में कौन सा गलत है? नगरों के नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन समय था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी या लोहे लोग से परिचित थे? तो इसका ऑप्शन सिंपल होगा, डी होगा, क्योंकि वो लोग लोहे लोग से परिचित नहीं थे। और सिंधु सभ्यता में क्या होता था? नगर नालियों का व्यवस्था था, व्यापार होता था और मातृ देवी का पूजा भी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मिलान इसमें भी है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ? मांडा जम्मू में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा धर्माबाद में है। सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश में है। या डी सिंधु सभ्यता का सुतखंडा बलूचिस्तान में? इसका आंसर हम लोग देखते हैं कौन क्या है। तो ए का 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 यानी कि जो सामने है ना एकदम राइट है, ठीक है गाइस। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं। मांडा किस नदी किनारे स्थित है? बताइए, चेनाब, सतलज, रावी या सिंधु? तो मांडा किस नदी की है? चेनाब नदी किनारे स्थित है, ठीक है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी किनारे स्थित है? यानी कि हड़प्पा कालीन में पंजाब की चेनाब, सतलज, सिंधु या रावी? तो पंजाब में कौन सा? सतलज नदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली पता चलता है जो कहाँ है? धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में, आलमगीरपुर में? तो धौलावीरा में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है? यानी कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर करते थे किस रंग का? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला?
तो कैसा होता था गाइस, लाल होता था। ठीक है, लाल नहीं रहेगा ना तो गुलाबी भी, याद रखिएगा, लाल और गुलाबी दोनों तरह का प्रयोग किया गया है। सिंधु सभ्यता में किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, उत्तर प्रागैतिहासिक काल में या आदि ऐतिहासिक काल में? इंग्लिश में हिस्टोरिकल पीरियड, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। तो कब होता था गाइस? प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, यानी कि आदि ऐतिहासिक काल में। ठीक है, सिंधु सभ्यता का युग पड़ा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिलते हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो? तो कब मिलता था? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन भारतीय का नाम जुड़ा हुआ कौन है? यानी सिंधु घाटी में जो खोज निकाले थे ना, कौन कौन है? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, या जॉन मार्शल, या ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव, रंगनाथ राव, या माधव स्वरूप वत्स, या यूपी राव? तो गाइस पता है जॉन मार्शल, ये नाम ही से पता रहा कि अंग्रेज लोग। ठीक है, तो कौन है? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर बताइए कहाँ है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, राजस्थान में? तो रंगपुर कहाँ है आपको? सौराष्ट्र में। ठीक है, याद रखिएगा। 47 क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन समरसॉल, लॉर्ड क्ल्यू या कर्नल टॉड? तो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की खुदाई में कौन थे? तो आपके सर जॉन मार्शल, याद रखिएगा, सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल या हाथी? तो कौन थे? बैल। यानी कि किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिसे ज्ञात होता है सिंधु घाटी मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य? ओ, व्यापार के संबंध बताने की पूछ रहा है, सिंधु घाटी में किस जानवर का था? तो बैल का ही। बैल का हर जगह याद आ रहा है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस में? आत्मा ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में? तो उन लोग तो मातृ देवी का पूजा करते थे, तो किन में विश्वास करेंगे? मातृशक्ति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? यानी कि कौन सा सिंधु स्थल है जो कि कहाँ पे? समुद्र तट पर नहीं था? सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट या कोटदीजी? तो कौन थे? कोटदीजी। एक चीज में से याद रखिए कि सब आपके समुद्र तट पर थे। कौन थे? लोथल था समुद्र तट पे, बालकोट था, सुरकोटदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, नीम में कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, बताइए। सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानघर, विशाल अनागार कठोर, सभा भवन, इनमें से तो बताया गया था विशाल स्नानघर ही। ठीक है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सा पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति, गोलाकार आकृति, ग्रिड पत्ती या त्रिभुजाकार आकृति? तो हड़प्पा कालीन लोगों के विन्यास कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? ग्रिड पत्ती। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ मिलान है, लोथल का जुता हुआ खेत, कालीबंगा में गुद्दी बड़ा, धौलावीरा में क्या? मिट्टी बनी हुई हल, या डी में आपको बोल रहा है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के दक्षिण वाला शिलालेख? चलिए आंसर पे आते हैं, तो इसका बी बोल रहा है, यानी कि 2143। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा आंसर, देखिए 2143 और ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलेगा नेक्स्ट आते हैं, निम्न पशुओं में से किस एक हड़प्पा का सभ्यता में पाई मूरो और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ? बताइए, शेर का, गैंडा का, हाथी का कि बाघ का? यानी कौन सा पशु था जिसका कि मोहरों पर उसका नहीं लिया गया था? तो कौन पशु था गाइस? शेर का। ठीक है, यानी कि गैंडा का लिया गया, हाथी का लिया गया है और बाघ का जरूर लिया गया है, लेकिन शेर का नहीं लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा की लोहा? तो हम लोग जस्ट पढ़े थे, जस्ट लोहा। नीम में से किस स्थल से युगल सावधान द्वीप संस्कार का प्रमाण मिला? यह युगल जो होता था कुंतावासी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा? तो आपको लोथल से मिला। देखते हैं गाइस टोटल आपके कितना क्वेश्चन है? 23, यानी कि आपके कंप्लीट है, ज़्यादा नहीं है, आपके 26 ही टोटल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए गाइस, अभी हम लोग कितने थे? इनकी 52 पे थे ना, पता चल जाएगा आंसर निकाल कर रखें। हाँ, हम लोग 56 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 57 क्वेश्चन पे चलते हैं, आपके टोटल 26 क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे?
सिंडन, कॉटन या एबी या हड़प्पा। तो कपास के उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक यूनान लोग किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडन से। ठीक है, ग्रीक यूनान लोग सिंडन से। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? यानी कि हड़प्पा काल तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? कुणाल, राखीगढ़ी या दैमाबाद या बनावली? तो इसका आंसर होगा दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद आपको कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? आयात यानी कि देश से आना, निर्यात करना, भेजना। तो चांदी, टीन की सोना। तो पूछ रहा है 1 2 3 ऑप्शन में 1 2 या 1 3 या 2, यानी कि कौन? ये दोनों था। तो क्या होगा? 1 2 3। यानी हड़प्पावासी आयात करते थे, अपने देश से भेजते थे। तो क्या? चांदी, टीन और सोना। चांदी, टीन, सोना। किस कौन लोग? हड़प्पावासी लोग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 8, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण के सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदूकुश क्षेत्र के बदख्शा से या ईरान से या दक्षिण भारत से या बलूचिस्तान से? तो कहाँ से करते थे गाइस? आपको ये हिंदूकुश क्षेत्र के बदख्शा से। ठीक है, बदख्शा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता संबंधित स्थल है, यानी कि अफगानिस्तान से सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कौन है? मुंडीगाक या सुतगोई या दोनों या हड़प्पा? तो क्या होगा गाइस? सी, यानी कि ए और बी दोनों। यानी कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता संबंधित है मुंडीकांक से और सुतगोई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुतकोडर, अलाउद्दीन एवं बालाकोट या कुंतासी या इनमें सभी? तो क्या इनमें सभी? यानी सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन है? लोथल था, ये तो बहुत फेमस है। सुतकोडर, अलाउद्दीन, बालाकोट भी था, कुंतासी था। कुंतासी, याद रखिए, बंदरगाह का नाम है। नेक्स्ट है गाइस आप लोग का, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ? व्याघ्र, हाथी का, गैंडा या भैंस का, हिरन का, इनमें सभी का? तो क्या होगा? सभी का अंकन मिला है। ठीक है, बाघ का भी, हाथी का भी, गैंडा का भी, भैंस का भी, हिरन का भी। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री कांस्य मूर्ति, यानी जो नृत्य करते हुए मिला था ना मुद्रा पे, तो कांस्य की मूर्ति कहाँ पे मिला? हड़प्पा में कौन से स्थल से? मोहनजोदाड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, बनवाली से? तो कहाँ से मिला? मोहनजोदाड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? यानी कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल था जहाँ से पुजारी के प्रस्तर प्राप्त हुआ? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल की रंगपुर? तो कहाँ से हुआ? मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन के गाइस आपको आंसर मोहनजोदाड़ो आ रहे हैं। ठीक है गाइस, आपके लिए इतना मेहनत करें तो प्लीज़ आप सपोर्ट भी करें, लाइक करें, कमेंट भी करते, अपना फीडबैक बताएं और प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड गाइस बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि आपके पास हमेशा नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिलते हैं? यानी किस सिंधु कालीन स्थल से ईंट पर, मतलब ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए, ठीक है, ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कौन? कुत्ते के पंजों का निशान मिलता है? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चुनहुद्रो, लोथल? तो चुनहुद्रो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चुनहुद्रो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल की रंगपुर? यानी कि चोंच में मछली दबाएं चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन, यानी चित्रांकन मिलता है, ऐसा चित्र बनाया गया। कहाँ पे? आंसर पे आते हैं तो लोथल में। ठीक है, याद रखिएगा। स्वतंत्र उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई? यानी कि स्वतंत्र उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युग स्थल की खोज कहाँ पे हुआ? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश? तो कहाँ मिला गाइस? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? हड़प्पा कालीन के लिए मुख्य खाद्यान्न नहीं था जौ, दाल, चावल की, गेहूँ? तो गाइस हम लोग जैसा कि जौ, गेहूँ तो पढ़ चुके हैं, दाल भी पढ़ चुके थे, लेकिन चावल जो था हड़प्पा लोगों को नहीं, इसका मुख्य पता नहीं था। कथन ई, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण बी, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए। अब बोल रहा है
कि कौन दोनों सही है, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पेलिंग, ए आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पेलिंग नहीं है, ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो बताइए क्या होगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं तो ए आर दोनों सही है तथा आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, यानी कि ए आर दोनों सही है, यानी कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो के तो विलुप्त हो ही गए हैं, अब नहीं। अब उत्खनन के दौरान प्रकट भी हुए थे, ये भी सही बात है, उनको खुदाई भी किया गया तब पता चला। और लेकिन आर जो है ना ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी कि आर लेकिन सही नहीं है, विलुप्त कारण क्या, विलुप्त क्या फिर से थोड़ी आ पाएंगे, नहीं ना, तो ये ए सही नहीं है, ठीक है, आर के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 71 में। चलिए अब लास्ट हम लोग आ गए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कथनों विचार करिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। सेकंड, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाते थे। देखिए जो क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं ना आपके सीजन में आते हैं, ठीक है, प्रिया मेंस में और सेचेसल में मेंस में आते हैं, इसलिए ध्यान से देखें। तो क्या होगा, केवल 1, केवल 2, 1 2 या ना तो 1 ना 2। आंसर में क्या आते हैं, क्या 1 और 2 दोनों, यानी कि सिंधु घाटी के संदर्भ में दोनों सही है। यह लौकिक सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में क्या भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, ठीक है, सिंधु सभ्यता में। हम नेक्स्ट आते हैं, मिलान वाला है हड़प्पा स्थल क्या, मांडा का राजस्थान, दयामाद हरियाणा, कालीबंगा जम्मू कश्मीर, राखीगढ़ या महाराष्ट्र। तो मैंने आपको बताया था ही, मांडा कहाँ आपको जम्मू कश्मीर में, ठीक है, और आपको दयामाद कहाँ है महाराष्ट्र में, कालीबंगा कहाँ है आपको राजस्थान में, राखीगढ़ कहाँ है हरियाणा में। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, 1 2 3 4, बी में 2 1 4 3, सी में 4 3 2 1 एंड डी में 1 2 4 3 और ए बी सी डी ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी कि जो मैंने बोला सही था। मांडा आपको कहाँ है, आपको जम्मू कश्मीर में, ठीक है, दयामाबाद कहाँ है आपको महाराष्ट्र में, और कालीबंगा कहाँ आपको राजस्थान में, और राखी गड्डी कहाँ है आपको हरियाणा में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 23, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्त नहीं हुआ, इनके हड़प्पा काल में स्थल में किस धातु का अब तक प्रयोग प्राप्ति नहीं हुआ था, तांबा का, स्वर्ण का, चांदी का, लोहा का। स्वर्ण यानी कि सोना, बताइए किसका होगा आंसर गाइस, तो लोहा होगा, ठीक है, लोहा का प्राप्त किस में था, तांबा क्या था, तांबा का था, चांदी का था, सोना का था, ठीक है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, यानी कि कौन सा पशु जैसे सिंधु घाटी में नहीं मिला, शेर, घोड़ा, गाय की हाथी। तो आप कौन, शेर नहीं मिला है, आपको घोड़ा मिला था, हाथी मिला था, गाय मिला था, भैंस मिला था, गैंडा भी मिला था, और 2 कुबड़ वाला जो बैल होते हैं ना वो भी मिला था, लेकिन आपका शेर प्राप्त नहीं हुआ था उसमें। चुनहुदरों के उत्खनन का निरीक्षण किया गया था, यानी कि चुनहुदरों के उत्खनन में निरीक्षण किया गया था ना किसके द्वारा, G.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. विलर ने या सर ऑरन अस्टिन ने। मतलब चुनहुदरों का किसने किया था, चलिए आंसर में आते हैं, तो G.H. मैके ने किया था, ठीक है, G.H. मैके ने। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, चुनहुदरों, कोर्देजी, सोगोरा या देसलापुर। तो कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है गाइज, सोगोरा है, यानी कि हड़प्पा स्थल कौन कौन है, चुनहुदरों आपका, कोर्देजी है, देसलपुर है, लेकिन आपको सोगिरा नहीं है। आपके टोटल हो गए कंप्लीट। यदि गाइज आप लोग यदि टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग क्विज में अटेंड हो सकते हैं, हर तरह के यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीके मॉक शीट 500 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे 500 क्वेश्चन जीके जीएस में, पीवीआई आपको 500 से प्रैक्टिस सेट में, बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट में, फिजिक्स प्रैक्टिस सेट में, हिंदी का भी 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और टॉपिक वाइज आपको जीके का होगा, और कंप्यूटर रिलेटेड आपको क्वेश्चन होंगे। आप लोग चाहते हो तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन होकर टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और हाँ गाइस, हमसे कोई भी भूल या गलती उसके लिए सॉरी फॉर दैट एनी मिस्टेक, एंड गाइस प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और गाइस जितने बताया था मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा कंप्लीट मैंने करा दिया, आपके करीब ये लग रहे हैं कि 1.5 घंटे प्लस वीडियो गए हैं, ठीक है। पूरा देखिए, और इससे क्वेश्चन आपको CGL का प्रिपेयरिंग करो या CHSL का, MTS का और UPSC लेवल का भी, तो हर तरह का क्वेश्चन आपको यहीं से कंप्लीट हो गया। UPSC में बहुत सारे से क्वेश्चन इसी से पूछते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस इसको इग्नोर न करें और अच्छे से पढ़ाई करें, एंड थैंक यू फॉर दैट। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, एंड सॉरी फॉर एनी मिस्टेक, एंड थैंक